हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन व्यू। लास्ट टाइम हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में, कूलॉम्स लॉ, फोर्स फील्ड वगैरह वगैरह। तो हम आज डिस्कस करने वाले थे असाइनमेंट के बारे में, जो उन 3 यूनिट से रिलेटेड असाइनमेंट था। बाकी आप लोगों का असाइनमेंट पहुंच गया था, जो क्वेश्चन आपने करे हैं वो तो कर ही लिए, और जो मुझ पर भेजे गए हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किए जा सकते थे आपके द्वारा, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं। बाकी जो टिपिकल थे और जो अच्छे से न्यूमेरिकल थे वो मैं डिस्कस कर लूँगा। तो हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। ये पहला न्यूमेरिकल जो आपके द्वारा भेजा गया है, ये 2 फिक्स चार्ज माइनस, आप जो मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ आप बस अपने असाइनमेंट में देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्वेश्चन पहला मैं कर रहा हूँ। 2 fixed charges -2q and q are located at the point with coordinate -3a, -3a, 0। तो ये आपका x एक्सिस ले लिया, यहाँ मान लीजिए ओरिजिन है, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है जिसे कहते हैं -3a, 0। इस पर एक फिक्स चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो -2q है। ठीक है, यहाँ पर -2 की मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है। दूसरा चार्ज है आपका +3a, 0 पर, मतलब लगभग जितनी डिस्टेंस पर ये उतनी डिस्टेंस पर इधर होना चाहिए। कितना? +3a, 0, 0। और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैग्नीट्यूड है क्यू। ठीक है सर, तो दे रखा है 2 फिक्स चार्जेस -2q and q are located at the points with the coordinate -3a, 0 and +3a, 0 respectively with the xy plane। xy plane में obviously दिखाई दे रहे हैं। So that all the points in the xy plane where the electric potential due to the two charge is 0 lies on a circle। तो हमें ये बताना है कि इस एक्स वाई प्लेन पर उन सभी पॉइंटों को अगर मिलाया जाए जिन पर पोटेंशियल 0 है, जिन पर नेट पोटेंशियल 0 है, तो वो सारे पॉइंट्स मिलकर एक स्फेरिकल ट्रैजेक्टरी प्लॉट करते हैं। हमें ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में जुड़ा हुआ है, वो है गिव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल Vx एट अ जनरल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड इसका द फंक्शन Vx ऑन द होल एक्स एक्सिस। तो ये आपको बताना है कि वो जो पोटेंशियल बनेगा, तो टोटल पोटेंशियल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें बताना है कि नेट पोटेंशियल जहाँ 0 है उसकी ट्रांजैक्टरी क्या हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव, मान लीजिए आपका जो जनरल पॉइंट है वो जनरल पॉइंट यहाँ लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, पी एक्स वाई। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है V = 1/4π0 Q/R। ठीक है, तो मैं मानता हूँ ये नेगेटिव चार्ज है तो इससे डिस्टेंस को r माइनस मान लेते हैं। ठीक है, ये है r माइनस, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r प्लस। तो इसे मैं r माइनस मान रहा हूँ, इसे मैं r प्लस मान रहा हूँ। तो r माइनस और r प्लस और पोटेंशियल होता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो नेट पोटेंशियल निकालना बहुत ही आसान है। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बिल्कुल कितना होगा? V प्लस V माइनस की वजह से आएगा, प्लस इस V प्लस चार्ज की वजह से आएगा। वैल्यू रखो V माइनस की प्लस की कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू कितनी है? -2q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? r माइनस, प्लस यहाँ भी कितना होगा? 1/4πε0। और जी चार्ज की वैल्यू कितनी? q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा? r प्लस। अब डिस्टेंस को हम बहुत ही ध्यान से देखना, हमें निकालनी कौन डिस्टेंस? हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी। जब हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम नॉर्मल डिस्टेंस क्या देखते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार के डिस्टेंस निकाल के लोड करते हैं उससे। तो वैसे हमें क्या करना है? हमें इसे मानना है x1 y1 कोऑर्डिनेट है और इसे मानना है x2 y2 कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो x1 y1 कोऑर्डिनेट मानेंगे और x2 y2 कोऑर्डिनेट मानेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है हमारे किसके बीच की, जो -2q के है, -2q के नीचे डिस्टेंस बैठेगी आपकी। आप यहाँ कीजिए x1 - x2 जब करेंगे तो कितना आएगा? देखो r माइनस की वैल्यू निकालो यहाँ से, ये आ गया V = 1/4πε0 -2q अपॉन x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो कितना है? x माइनस 3, बताओ कितना हो गया? x + 3a, x + 3a का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 0 है तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर। तो ये आ गया पोटेंशियल नेगेटिव वेव से। सिमिलरली हमें दूसरे के लिए करना है 1/4πε0 q अपॉन r प्लस में भी यही करना है, सेम क्या करना है? x1 - x2 कितना आएगा? x - 3 आएगा। कितना आएगा? x - 3 है। तो हमने क्या कर लिया? √ x - 3a का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? ये हो गया आपका
वाई माइनस जीरो कितना हो गया, वाई स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल आ गया, कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब क्वेश्चन में इन्हें क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था इन्हें so that the all the points in the xy plane where the electric potential due to the charge is zero lies on a circle। तो हमें बताना है कि उन पॉइंटों को मिलाने पर एक ऐसी ट्रैजेक्टरी मिलती है जिन पर पोटेंशियल जीरो, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दी गई सिचुएशन के अनुसार नेट पोटेंशियल v को जीरो के इक्वल रखना है। जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो कितना रखा है, -2q अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जीरो को इक्वल करना है, ठीक है। तो जीरो को इक्वल कर दे, आपको एक्स वाई के बीच में जो रिलेशन आएगा वो नेट रिलेशन यहाँ पर कहलाएगा, क्या होगी इसकी ट्रैजेक्टरी। तो सॉल्व करना है हमें रिलेशन को, देखते हैं क्या आएगा। इस चीज को बताइए, माइनस वाले पोर्शन को बदलेगा कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2q अपॉन -2q बदलेगा कितना हो गया, तो ये प्लस का 2q अपॉन यहाँ पर 1 अपॉन 4 नॉट भी है पर वो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये उधर चला गया, कितना हो गया, -2q वाला पोर्शन हो गया, प्लस का 2q हो गया और आगे कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट में x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर सॉल्व करने का तरीका क्या है, नॉर्मली ऐसे सॉल्व करना है, स्क्वायर बोथ साइड करना है, आंसर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना है, अंडर रूट एक्स प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे कितना आएगा, एक्स प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4 एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 3 2 6 है एक्स से प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस का 2 3 6 है 6 एक्स से प्लस वाई स्क्वायर। तो देखने से लग रहा है ये क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर बनने वाली क्या बनी गई है। तो हम अगर आपके पास ऑप्शन में आएगा पैराबोलिक या स्फेरिकल या इलिप्टिकल, तो वहाँ पे आपको यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जस्ट आपको बोल देना है स्फेरिकल है, क्योंकि देखो इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है आएगा, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है, सेम आएगा। देखो दिखाते हैं आपको, मल्टीप्लाई करो इसमें कितना है एक्स स्क्वायर, ये कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस का 6xa प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर 9 चौक 36 36a स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 xa प्लस 4y स्क्वायर। ठीक, अब करना क्या आपको, एक्स स्क्वायर को उधर लाएंगे 4y स्क्वायर में घटाएंगे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर को ये एक्स स्क्वायर को 4x स्क्वायर में घटाएंगे कितना बचेगा 3x स्क्वायर। ऐसे y स्क्वायर को 4y स्क्वायर में घटाएंगे कितना बचेगा प्लस का 3y स्क्वायर। और यहाँ पर 24 है, 24xa में यहाँ 6 से जो है ये प्लस का हो जाएगा माइनस का होगा, तो 24 में 6 जोड़ो कितना बचेगा 24 और 6 हो गया 24 और 6 6 10 30 हो गया, तो गया माइनस का 30xa। इसके बाद आता है ये 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 36 में से 9a स्क्वायर गया कितना बचा 6, तो उधर चलेगा तो 6 चलेगा तो बचा 30। फिर आपको 6 के बाद 9 है तो 3 हो जाना है, तो 30 में से 3 और चलेगा तो बचा 27, तो यहाँ बन आपका 27a स्क्वायर बराबर 0। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो दोबारा चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर बचा, 4y स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया तो 3y स्क्वायर बचा, 36a स्क्वायर में 9a स्क्वायर गया तो 30 बचा, 36a स्क्वायर में हमने 9a स्क्वायर और घटाया तो 27a स्क्वायर बचा करेक्ट, और 6x से उधर ले गए तो यहाँ पे ऐड हो गया 24 और 6 30x से कॉमन लेंगे 3
और उधर पहुँचा देंगे तो एम्प्लाइज कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10xa प्लस का 3 होता है 9a स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में जो है आपका पोटेंशियल की ट्राजेक्टरी बनेगी, जीरो पोटेंशियल लाइन बनेगी, वो बनेगी इसकी स्फेरिकल से, तो एक सर्कुलर, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल नॉट स्फीयर। थोड़ी में जाता है इसलिए इक्वेशन सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन है जो पूछी गई। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल Vx एट द जनरल पॉइंट ऑन द x एक्सिस एंड स्केच द फंक्शन Vx ऑन द होल x एक्सिस। ओके, अब हमें x एक्सिस पर पॉइंट लेके उसका जनरल फॉर्मुलेशन देना है और बताना है कि उस फंक्शन को जब प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं उसे प्लॉट कैसे करते हैं। तो हमें करना क्या है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेने हैं। इसका जो है मान लीजिए जनरल पोटेंशियल लेना है, एक्स एक्सिस ये है, ऑरिजिन 0 हो गया, एक कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ कितने -3a, 0 और यहाँ कोऑर्डिनेट है प्लस का 3a, 0। आपका जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल लेना था, जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या था, px, y और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा भी कितना आया था, v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस के 2q अपॉन r माइनस प्लस का q अपॉन r प्लस, ये आपका जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल का। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस पर लाई करता है, यहाँ पर है मान रहे, अगर वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है और यहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि ये x, 0 कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि इस दौरान सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो x एक्सिस में। जैसे क्वेश्चन में खुद कहा गया है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट द जनरल पॉइंट ऑन द x एक्सिस, सिर्फ x एक्सिस को लेकर चलना। ठीक है, अब बताइए जरा, ये -2q चार्ज यहाँ दे रखा है और ये प्लस q चार्ज यहाँ दे रखा है, तो आप जरा सोच के बताइए कि जो पोटेंशियल जब मैं इसकी वजह से निकालूंगा तो डिस्टेंस कितनी बैठ रही है, तो ये डिस्टेंस x है और ये कितनी, ये डिस्टेंस 2a है, कितना हो गया, ये हो गया 3a, सॉरी डिस्टेंस 3a है, तो ये हो गया 3a प्लस x, तो यहाँ पे 3a प्लस x रख सकते हैं, v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस के 2q अपॉन 3a प्लस x। ठीक, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं इससे डिस्टेंस कितनी है, तो इससे डिस्टेंस आप देखेंगे तो कितनी है, ये डिस्टेंस x है और 3 कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक 3 है, उसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 3a माइनस x q अपॉन 3a माइनस x। तो अगर पॉइंट 0 से और 0 और 3a के बीच में, ये कब लगेगा फॉर्मूला, अगर पॉइंट जो है x जो है वो 0 से 3a के बीच में है, तब आप ये सिचुएशन होगी पोटेंशियल की। ठीक है, ये तो हो गई पहले सिचुएशन। अगर ये पॉइंट कहीं ना कहीं x एक्सिस पर आपका इधर मिले, इधर की तरफ, तो कोऑर्डिनेट के तो इसके x माइनस x 0 ही रहेंगे, पर सिचुएशन बदल जाएगी। सिचुएशन क्या बदल जाएगी आप देखेंगे यहाँ से, इसके आप वैल्यू निकालें, यहाँ से पहले निकालो -2q से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है, कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, जब ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस x है तो ये हो गई 3a और वो प्लस x, तो 3a प्लस x तो सेम रहेगा, v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q अपॉन 3a प्लस x तो सेम रहेगा, प्लस q से डिस्टेंस देखते हैं, ये पूरी x है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से यहाँ तक 3a है, बिल्कुल सही बात है, तो q से डिस्टेंस कितनी हुई, 3a माइनस x, या x माइनस 3 है, बड़ा x है तो x माइनस 3 है, बड़ा x है तो x माइनस 3 हो गया x माइनस 3a। ये आपका तब आएगा ये लाइन जब x की वैल्यू जो है वो 3a से बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी है, उस दौरान ये पोटेंशियल है। अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्राफ जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ करता है। x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन निकालने के आपको जस्ट क्या करना है, पोटेंशियल को 0 रखना है। सपोज दैट मैं इस पोटेंशियल को 0 रखता हूँ तो हमें कौन से पॉइंट मिलते हैं वो देखने हैं, इस पोटेंशियल को 0 रखता हूँ हमें कौन से पॉइंट मिलते हैं वो देखने हैं, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे जनरली। ठीक है,
जब इस पोटेंशियल को जीरो रखो कितना होगा, तो जो जीरो, पहली बात क्या है, ये एक्स एक्सिस पर ही पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल मैंने फॉर्मुलेट किया है, जो पोटेंशियल मैंने फॉर्मुलेट किया है वो एक्स एक्सिस पर ही पोटेंशियल है। ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। तो इसको जीरो को इक्वल रखो कितना होगा, इस पोटेंशियल को जीरो इक्वल रखेंगे तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, तो ये आपका क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, -2 क्यू उधर जाके प्लस का 2 क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई इससे करनी है तो कितना आएगा 2 3a माइनस एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इक्वल टू 3a प्लस एक्स। ठीक, तो 2 3a माइनस एक्स यहाँ आ गया और इक्वल टू 3a प्लस एक्स यहाँ आ गया। सोल्व करेंगे 3 2 6, ये हो गया 6a माइनस 2x इक्वल टू कितना आ गया 3a प्लस एक्स, 3a को इधर ले आएंगे तो 6a माइनस का 3a इक्वल टू एक्स, इसको लाओ प्लस का 2x, तो ये कितना हो जाए 6 से और 3a गया तो 3a बराबर 3x, 3 कैंसिल, x इक्वल टू 8। मतलब x इक्वल टू एक पॉइंट होगा जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, अर्थात पोटेंशियल कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, पोटेंशियल कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट तो आ गया x इक्वल टू 8। ठीक है, दूसरा इसको जीरो को इक्वल करते क्या मिलेगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 3a इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो कितना हो जाएगा 3a प्लस एक्स। करेक्ट, करेक्ट, मल्टीप्लाई करो अंदर 2x माइनस 3a 6a इक्वल टू 3a प्लस एक्स, और ये आपका हो जाएगा x को इधर ले आए तो कितना हो गया 2x, में से इधर लाएंगे प्लस का x माइनस का x हो जाएगा, इक्वल टू ये 3a था और ये 6 से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6 से हो जाएगा 2x में से x किया x बचा और 6 और 3 9 हो गया, तो एक 9 पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आपको देखना क्या है, एक तो x इक्वल टू 9a पर जो है इंटरसेक्ट करेगा वो कर्व, और x इक्वल टू a पर, तो आपको पहले क्या करना है, पहले एक ओरिजिन सेट करना है। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन जब में नहीं आएगा, पहली बात ऐसा 100% ऐसा क्वेश्चन जब में नहीं आएगा, और लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन को लेके चलना है, करना सोल्व है, क्योंकि अगर जैस 45 में क्वेश्चन आ सकते हैं तो हमें पता होना चाहिए कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ओरिजिन ले लिया और यहाँ पर ले लिया वो पॉइंट जिसका नाम था कितना माइनस नहीं प्लस का 3a,0, और यहाँ पे एक सिमिलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया इसका नाम है प्लस नहीं माइनस 3,0, और मैंने आपको क्या बताया, एक तो a पर इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया a,0, और 9a पर भी इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ कहीं 9a ले लिया ना, 9a,0 इंटरसेक्ट करेगा, मतलब मैंने मान लिया ऐसे है, ऐसे है इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करेगा और ऐसे यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, तो आपको पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन और याद होना चाहिए, वहाँ पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन 2q/3a माइनस एक्स क्या था, हाँ 2q था आपका 3a प्लस एक्स और प्लस का q/3a माइनस एक्स, ये था। तो अब कहीं ना कहीं देखें, अगर मैं 3a रख रहा हूँ तो 3a से 3 कैंसिल हो रहा है और 0 पर इन्फिनिटी बन रहा है, 1 देखो ध्यान से 3a क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, और 0 बन रहा है, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर पोटेंशियल को उस पॉइंट के पास तक लाएंगे तो वहाँ पर इन्फिनिटी मिलना चाहिए हमें, मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी पोटेंशियल मिलना चाहिए, तो ये पोटेंशियल इंक्रीज होता होता इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे। ठीक, ऐसे अगर मैं -3 रखूँगा, देखो अगर -3 यहाँ रखूँ तो यहाँ पर -3 के यहाँ पर इन्फिनिटी बन रहा है, तो पीछे जाकर जो है ये यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये कर इस तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले हमने देख लिया इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, फिर देखा ये इन्फिनिटी किस पर होगा। वैसे ही बात सही है, पोटेंशियल सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है, पोटेंशियल सोर्स से दूर जाने पर पोटेंशियल क्या होता है घटता है, लेकिन पास आने पर बहुत ज्यादा होता है और उस पॉइंट पर ही इन्फिनिटी होता है, ये माना जाता है। ठीक है, और सेम हियर, इधर से पोटेंशियल निकालेंगे तो इन्फिनिटी से आएगा और इससे इंटरसेक्ट होकर ऐसे जाएगा, ऐसे है। आप पोटेंशियल का कोई से फॉर्मूला लें, वो इस प्रकार से डिपेंड करता है, जब इस प्रकार से डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली, तो ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फॉर्मुलेट करता है। अब आप ऐसे भी देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी रखूँ, ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी रखूँ तो पॉजिटिव इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी 0 हो रहा है, मतलब पोटेंशियल 0 होता है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पर भी 0 होगा तो ये आगे जाके 0 पर सिमेट्रिक हो जाएगा। और ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी रखूँ तो इस वाले पॉइंट की वजह से देखो नेगेटिव इन्फिनिटी रखूँगा यहाँ पर तो क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी रखने पर
यहाँ रख दो या नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ रख दो। नेगेटिव इन्फिनिटी रखने पर भी वो क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी रखो, 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी रखो या 1 नेगेटिव इन्फिनिटी रखो, 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी रखो या 1 नेगेटिव इन्फिनिटी रखो, दोनों केसेस में पोटेंशियल 0 आएंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल इस प्रकार से 0 हो जाएगा, ये हो गया नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पोटेंशियल फंक्शन का। ऐसा क्वेश्चन कभी भी जय में नहीं पूछा जाएगा। अगर बाय द वे पूछ लिया गया जस्ट या फीवर में, तो आपको ध्यान रखना है, करना क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि पोटेंशियल को कैसे पूछा गया है, और पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला वही होता है 1/4πε0 फिर देखना है किस पर सिमेट्रिक पूछा गया। जैसे इस क्वेश्चन बोला सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट बताना है, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट पोटेंशियल है, वाई एक्सिस को ध्यान में नहीं रखा गया है इसमें। फिर वो देखना है और फिर देख लेना है कि कंडीशन क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि जो आपका पोटेंशियल होगा, जीरो पोटेंशियल लाइन वास्तव में एक सर्कल होगी, और जो पोटेंशियल फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा था। तो हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपने पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आया है, ये आपका है स्फेरिकल सेल से रिलेटेड। गुड, स्फेरिकल सेल दे रखा है और उस पर दे रखा है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल बताइए। अभी क्वेश्चन उल्टे सीधे रखे हुए हैं फील्ड का, शायद इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कोई नहीं, हम लोग टोटली क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने टोटल असाइनमेंट सोल्व कर लिया पोटेंशियल और फील्ड का, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए घर पर, मुझे बहुत अच्छा लगा इस पर। जो भी पूछा है डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपने पूछा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 कोसेंट्रिक मेटालिक सेल्स। 3 कोसेंट्रिक मेटालिक सेल्स। अच्छा, कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कोसेंट्रिक का मतलब ये होता है जिसके सेंटर सेम हो, और 3 मतलब 3 सर्कल है, तो 3 आपको स्फेरिकल सेल लेने जिसके सेंटर सेम हो। तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। बहुत शानदार। तो 3 कोसेंट्रिक सेल्स हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस जो है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। इसमें स्मॉल ए मान लिया, इसको स्मॉल बी मान लिया, इसको स्मॉल सी मान लिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं एक असाइनमेंट और बना दूंगा इसका, तो सभी सोल्व कीजिएगा। तो 4 डेंसिटीज हैं, इनकी 4 डेंसिटीज भी दे रखी है। एक की है सिग्मा, और दूसरे की है आपके कहाँ है माइनस सिग्मा, ओके, और फिर है प्लस सिग्मा। पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 सेल्स ए बी सी। आपको तीनों सेल्स का पोटेंशियल बताना है ए बी सी। इफ द सेल्स ए एंड सी आर एट द सेम पोटेंशियल, यदि ए और सी सेम पोटेंशियल पर हो तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 सेल्स ए बी सी। फाइंड द पोटेंशियल्स ऑफ 3 सेल्स ए बी सी। तो तीनों सेल्स की वजह से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल्स ए कॉमा बी कॉमा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सेज द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। दिस इज द डेफिनेशन। पर वर्क डन करना कब पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है तब जब कोई चीज अपोज कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस डस्टर को उठा रहा हूँ, तो मैं वर्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटी से नीचे खींच रही है। अगर कोई टाइम ऐसा हो कि ग्रेविटी से खींचना नीचे बंद कर दे, तो निश्चित तौर पर मैं इस पर वर्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क करा जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ग्रेविटी खींच रही तो मैंने अगेंस्ट वर्क करा। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है कि कौन खींच रहा है या कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले हम निकालते हैं इस वाले स्फीयर को, इसको मैं कह रहा हूँ ए स्फीयर, ठीक है। तो इस पर पोटेंशियल निकालेंगे, तो इसका नामांकन कर देते हैं, पोटेंशियल ऑफ ए कहा गया है, पोटेंशियल ऑफ ए। ए पर पोटेंशियल निकालते हैं। ए पर पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है? ए पर पोटेंशियल निकालने का मतलब यह है कि आपको चार्ज लाना है, और आपको लाना है ए तक। जब ए पर यहाँ तक चार्ज लेके आएंगे तो सबसे पहले आपको अपोज करेगा, जो करेगा वो यहाँ तक लाने के लिए इस स्फीयर का अपोज करना, ठीक। उसके बाद आप करेंगे कहाँ तक? यहाँ तक लाएंगे, आपको लाना यहीं तक है। अपोजिशन इस चार्ज की वजह से देखना है ये चार्ज कितना अपोज कर रहा है। उसके बाद आपको सी चार्ज की वजह से अपोज करना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड
पोटेंशियल। ठीक, सिंपली आप ऐसे ही समझ सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। ठीक, और यहाँ पर Q नहीं दे रखा तो Q का फॉर्मूला सिग्मा की टर्म में सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q सरफेस, सरफेस कितना स्फेरिकल है 4πr²। तो ये इसको मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ गया, क्या आ गया, सिग्मा इंटू 4πr² इक्वल टू Q। तो सिग्मा इंटू 4πr² इंटू Q। अगर आपको ए के लिए लेना है तो कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4πa²। तो आप यहाँ पर रखेंगे 1/4πε0, ठीक, सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन। अब नेगेटिव की वजह से देखते हैं तो यहाँ लिखा नेगेटिव 1/4πε0। तो नेगेटिव आगे लगा देंगे, प्लस रखा है यहाँ पे, सारा पोटेंशियल जोड़ते हैं। माइनस का सिग्मा है तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का सिग्मा 4πb² सिग्मा, क्योंकि इसकी वजह से निकाल रहे हैं ना, अब इसकी वजह से इस पर कितना पोटेंशियल है, हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है स्फीयर ए पर, स्फीयर ए पर टोटल पोटेंशियल निकालना है हमें। तो पहले मैंने ए की वजह से खुद निकाला, फिर मैंने बी की वजह से निकालेंगे इस पर, तो सिग्मा इंटू 4πb² अपॉन बी, ऐसे प्लस इसकी वजह से निकालेंगे कितना आएगा, 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4πc² अपॉन सी। ठीक, वो बना रहा है कुछ, कितना है 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन ए प्लस माइनस का सिग्मा 4πb² अपॉन बी प्लस सिग्मा इंटू 4πc² अपॉन सी। ये था नेट पोटेंशियल ऑन ए। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था, ए पर पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए ए खुद भी रिस्पॉन्सिबल था, और ये स्फेरिकल सेल भी रिस्पॉन्सिबल थे, और ये भी रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम सेल बी पर निकालते हैं नेट पोटेंशियल। यहाँ तक तो बात इजी थी, सेल बी पर जब आएंगे तब खेल बिगड़ जाता है, बिगड़ तो नहीं जाता, थोड़ा रुचि कर जाता है सोचने लायक। तो पोटेंशियल ऑफ बी निकालते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया और क्या काम है, नेट पोटेंशियल ऑफ बी। ठीक सर, तो पोटेंशियल ऑफ बी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ बी निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले हम जिस पर पोटेंशियल निकालते हैं उसे लेके चलते हैं। 1/4πε0 चार्ज कितना है बी पर, चार्ज बी पर कितना ध्यान दो, चार्ज है आपका सिग्मा इंटू 4πb², सिग्मा माइनस का है 4πb² अपॉन बी। ठीक, अब अगला टर्म लिखने से हमें बहुत ध्यान देखना है कि जब किसी चार्ज को आप इंफिनिटी से लाएंगे बी पर, जब किसी चार्ज को आप इंफिनिटी से लाएंगे बी पर, तो लाते समय इस वाले स्फीयर को तो छोड़ दो, इसको सोल्व कर चुके हो तुम, इसे तो मैं भूल जाओगे। इंफिनिटी से जब लाओगे तो एक एक चीज को आइसोलेटली सॉल्व करना है। तो इंफिनिटी से किसी चार्ज को ला रहे हो इस पॉइंट तक, तो लाने के लिए आपको ये वाला चार्ज भी अपोज करेगा। ठीक है, ये वाला चार्ज भी अपोज करेगा। ये वाला चार्ज कितना है, ये वाला चार्ज है सिग्मा इंटू 4πa²। बिकॉज ऑफ मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूँ, न कि इस स्फीयर की। पोटेंशियल क्या कहता है, पोटेंशियल बोलता है चार्ज अपॉन जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उसकी डिस्टेंस। तो चार्ज तो इस पर है ना, तो इस पर चार्ज है तो 4πa² लो आप, कितना हो गया, ये हो गया सिग्मा इंटू 4πa²। अब इस चार्ज से डिस्टेंस बताओ उस पॉइंट की कितनी है, तो भाई डिस्टेंस है b, तो नीचे लेंगे b। तो ये हो गया इसकी वजह से रिस्पॉन्स। ठीक है, ऐसी मैं इसकी वजह से निकालूंगा। तो जब इसकी वजह से निकालूंगा तो कितना आएगा, इसकी वजह से निकालने का तरीका क्या होता है, फिर देखो अब इसमें क्या क्या 4πc² अपॉन सी, ऐसा इसलिए कहा गया। देखो अब इसमें निकालो, इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है प्लस का सिग्मा इंटू 4πc², 4πc², सिग्मा इंटू 4πc²। पोटेंशियल ऑन बी, ये आपका पहला टर्म आ गया नेगेटिव पॉजिटिव 4πc² अपॉन सी। तो ये कितना है, ये टोटल चार्ज है, और ये डिस्टेंस देखेंगे इस चार्ज की, ये पोटेंशियल हो गया इसका, ये हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक अपॉन सी। सी कितनी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ये हो गया सी। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको देखना है पहले चार्ज लाएंगे आप यहाँ से इन्फिनिटी से, पहले तो बी पर नॉर्मल निकालेंगे, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस आपने ये ले लिया। उसके बाद देखना है जब चार्ज लाएंगे तो ए कितना अपोज कर रहा है, तो ए का अपोजिशन रख दिया इतना, मतलब चार्ज ये है डिस्टेंस ये है, और फिर लाना है बी का लाए इन्फिनिटी से, तो कितना हो, चार्ज ये है और डिस्टेंस ये है। डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस जो है चार्ज की, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस जो है, ठीक है, सिमेट्रिक डिस्टेंस वो मेंटेन होगा। आप देखो जब यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो सी से बी
आपको जब इन्फिनिटी से लाएंगे तो जो आपको अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अगेंस्ट करना है। किसका अगेंस्ट करना है? इन्फिनिटी सी तक लाना है। तो सी तक लाएंगे, वही वर्क डन होगा यहाँ तक के पोटेंशियल का। आप समझे? अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन है तो वो समझ जाएगा। धीरे धीरे अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना। मान लीजिए मैंने कहा एक एक टर्म को आइसोलेटली सोल्व करना है, तो मैं आसानी से बताता हूँ किसे मिटा दूँ। मान लीजिए ये बात आपको समझ में ही नहीं आई, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको एक छोटा बी वाले स्फीयर को सोल्व करना है। तो एक बी स्फीयर ले लिया, चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा और ये बी, ओके। इस पॉइंट पर पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला अंधा भी जानता है, क्या आएगा? 1/4π0 Q/R। क्यों कितना है? माइनस के सिग्मा 4πb² R। उसके बाद मैंने ए वाली टर्म लिखी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये है ए वाली टर्म। डिस्टेंस कितना है? ए, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इन्फिनिटी से जब मैं चार्ज लाऊंगा ऐसे ऐसे करके, तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा वो होगा 1/4π0। कैसा होगा? 1/4π0 Q/R, ठीक है। चार्ज ये रहा क्यों? बिल्कुल सही बात है। चार्ज ये रहा क्यों? बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस ये रहा, बिल्कुल सही बात। सॉल्व हो गया। अब करते हैं थर्ड स्फीयर को सॉल्व। तो थर्ड स्फीयर ये है, ठीक, स्फेरिकल सेल। डिस्टेंस कितनी है इसकी? रेडियल डिस्टेंस है c। कोई डाउट? आपको चार्ज लाना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर चार्ज लाना है, ठीक। अब ध्यान से देखें, जब आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर चार्ज लाएंगे तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने पर पहले तो आप देखो चार्ज कितना है जो अपोज करेगा। तो चार्ज कर रहा है इतना अपोज, चार्ज कर रहा है इतना। आपको लाना कहाँ तक? यहाँ तक लाना है, आपको लाना है यहाँ तक। लाना तो यहीं तक है ना हर केस में, ये डिस्टेंस है यहाँ पर। तो इन्फिनिटी से आपको बी तक लाना है, ठीक है। सबसे पहले देखो चार्ज कहाँ तक है। तो मेरे भाई चार्ज है सी वाले स्फीयर का लेना है, तो 4πc²। अब बात करते हैं नीचे की डिस्टेंस क्या लेंगे। तो मेरे भाई नीचे की डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरी, लेकिन ये कितनी है? देखो यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये सी भी है, देखो यहाँ से सी भी है, फिर बी भी है। तो दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा सोच रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फील्ड जो है सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फील्ड स्टार्ट, फील्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। फील्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। हमें एक एक चीज को आइसोलेटली सोल्व करना है। तो आपका जो फील्ड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ से। तो आपका फील्ड जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो डिस्टेंस भी यहीं से लेनी पड़ेगी आपको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी। क्योंकि जो अपोज आपको कर रहा है, खुद सोचो एक बात, सोचो, देखो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। 2 पॉइंट समझ में हो गए। पहला क्या है? एक तो इस पर लेना ही लेना है। दूसरा क्या है? चार्ज ले लिया, इसका डिस्टेंस ले लिया, इसकी वो चीज है। तीसरी चीज पर हम फोकस करते हैं। तीसरी चीज क्या है? मैंने कहा इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन होगा। तो मैंने कहा भाई इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जब वर्क डन निकालूंगा तो ये दो स्फीयर तो है ही नहीं यार, इन्हें सोच क्यों रहे हो तुम? ये दो तो स्फीयर है ही नहीं। अब बताओ कितना वर्क डन होगा। तो मैंने कहा यार वर्क डन बहुत सिंपल है, निकालने का तरीका क्या है? चार्ज कितना है इस पर? चार्ज है सिग्मा × 4π², सिग्मा × और 4π² आ गया। अब बोले जी यहाँ तक लाना है वर्क डन, बताओ भाई चार्ज यहाँ तक है, फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अपोजिट जो अपोजिशन करेगा फील्ड का वो भी इतनी डिस्टेंस से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक। जो मेन अपोज हुआ है, मेन वर्क हुआ है, वो यहाँ से यहाँ तक का हुआ है। बाकी तो जीरो डिस्टेंस है ना, जो मैंने पोटेंशियल को डिफाइन करा था। जब मैंने आपको कंडक्टर स्फीयर पढ़ाया होगा तो मैंने बताया अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बताया नहीं बताया? जब मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बताई थी वाली बात। तो वही वाली बात आप लेके चलो ना, यहाँ तक जो पोटेंशियल आया वही यहाँ पर होगा भाई, यहाँ तक जो पोटेंशियल है वही यहाँ पर होगा, क्योंकि अंदर कोई फील्ड मौजूद नहीं है और मैं एक एक टर्म को आइसोलेटली सोल्व कर रहा हूँ। ये बात आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो नहीं समझ पाए तो लेक्चर को रोक रोक के बार बार देखें आप। पहला टर्म बहुत ही सिंपल था, दूसरा टर्म उससे भी सिंपल था, तीसरे टर्म में आपको पोटेंशियल जो निकालना यहाँ पर है, लेकिन स्फीयर सिर्फ ये वाला बचा है। तो यहाँ से यहाँ तक आप अपोज करेगा फील्ड का, बाकी यहाँ से यहाँ तक में कोई वर्क डन नहीं होगा। तो ये जो वर्क डन होगा वही यहाँ पोटेंशियल होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल ऑफ सी पे। पोटेंशियल ऑफ सी से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ सी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया यहाँ पे? सिग्मा × 4πr² = Q। नाउ पोटेंशियल ऑफ सी, पहले डायग्राम बना लेते हैं। सी पर पोटेंशियल निकालना है ना, बहुत सिंपल। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। स्फीयर छोटा, उसके ऊपर एक और स्फीयर, उसके ऊपर एक और स्फीयर, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B,
ये डिस्टेंस सी, सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, और निकालना है पोटेंशियल ऑफ सी। ओके, पोटेंशियल ऑफ सी निकालो भाई। पोटेंशियल ऑफ सी कितना आएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सी पर पोटेंशियल निकाला ना, इस पर निकाला आपने। तो आप देखेंगे पहले इन सी पे निकाल लो सबसे पहले, तो सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी निकल गया। अब इस सी को हटा दो, ठीक है, अब इस सी को हटा दो। अब सी पर निकालना है मैं बी की वजह से, बहुत ध्यान से, सी पे निकालना है मैं बी की वजह से, सी पर निकालना है मैं बी की वजह से, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। प्लस माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, तो चार्ज आ गया बी पे, क्या आ गया, चार्ज। अब सी पर निकालना है, सी पर निकालना है, तो पर निकालना है तो सी तक की डिस्टेंस लो कौन सी, ऐसे ही सी पर निकालना है ए की वजह से, तो चार्ज लो ए का, चार्ज लो ए का कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। अपन सी पर निकालना है ए की वजह से, तो ये डिस्टेंस लो, ये आपका आ गया 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा अपॉन सी, 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा अपॉन सी, सी इज द रीजन बिहाइंड इट। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये आपका तरीका होता है, 4 पाई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये आपकी समझ में आ जाएगी। V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो जनरली आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और कंडक्टिंग सेल के लिए कैसे बिहेव करता है वो, ये आपको याद रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यदि कोई कंडक्टर हो या कोई कंडक्टिव सेल हो, उसमें पोटेंशियल सरफेस तक लाने में वर्क डन किया जाता है, सरफेस के अंदर जाने में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बाहर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कितना वर्क डन आपने किया है, ना कि इस पॉइंट पर और इंटरनल इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी पर। द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। डेफिनेशन अच्छे से याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो आपने पूछा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा आप लोगों ने। ये अच्छा क्वेश्चन था, आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है सीवी में, आया हुआ है कहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओके, ट्रैजेक्टरी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, फील्ड से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q एंड माइनस q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट। तो 2 पॉइंट चार्ज है, एक है आपका प्लस 2q और एक है आपका माइनस q। तो वेक्टर प्रॉपर्टी से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एक ओरिजिन को मानेंगे। ओरिजिन कितना होता है 0,0,0 और दूसरा है आपका d अपार्ट, मतलब दूसरा है d,0,0 एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ठीक है। आगे क्या, find the locus of all the point at which the resultant electric field is parallel to the line of joining these charges। आपको रिजल्टेंट फील्ड बताना है, उसका लोकस बताना है जहां पर इन दो जो इसके पैरेलल हो, जो इसके पैरेलल हो। फिर एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 point charges plus 2q and minus 2q are placed distance d apart. Find the locus of the all points at which the resultant electric field is parallel to the line joining this charge. तो okay, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो यहाँ मैंने कोई पॉइंट मान लिया p x, y, और आपको वेक्टर फॉर्मुलेशन पता होनी चाहिए फील्ड की। फील्ड की वेक्टर फॉर्मुलेशन होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r क्यूब इनटू वेक्टर r, ठीक। तो इस पॉइंट की वजह से इस पर फील्ड निकाल रहा हूँ मैं, वेक्टर फील्ड कितना होगा बताएंगे आप जरा। E इक्वल टू बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस का 2Q है। ओके, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस कितनी होगी x, वेक्टर डिस्टेंस का निकालते हैं। x में से 0 गया, कितना बचा, अब ध्यान से देखना है आपको, x में से 0 नहीं जाएगा यहाँ पर। ये देखो, ये कितनी डिस्टेंस है d, ये कितनी डिस्टेंस है x, तो x कोऑर्डिनेट तो आपका इतना ही रहेगा। पहले डिस्टेंस आ गया आपकी x और y, या x में से 0 गया, x बचेगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी x है, तो आप ऐसे डिस्टेंस निकाले, यहाँ से x की आएगी। तो नीचे कितना आ गया आपका, x में से 0 गया, अंडर रूट कितना आ गया, x में 0 x स्क्वायर, y में 0 y स्क्वायर, फोर वेक्टर बना आपका x आई क्या प्लस y ले क्या, करेक्ट। प्लस दूसरा फील्ड निकालेंगे, कितना है इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है माइनस q अपॉन डिस्टेंस, देखो x में से d गया, कितना बचा अंडर रूट x माइनस d का होल स्क्वायर, x माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वेक्टर बना आपका कितना
वेक्टर बना x माइनस डी आई कैप और प्लस वाई जी कैप, करेक्ट। ठीक, अब पूछा है ये आपका नेट फील्ड आ गया, जीरो कहाँ से ला गया हमने, जीरो नहीं, नेट फील्ड आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है इस क्वेश्चन, इसकी वजह से जो निकला फील्ड है उसे मैंने ये कहा है, ये जो फील्ड निकला है ये इसकी वजह से है, और ये जो फील्ड है वो इसकी वजह से निकला है, तो ये जो फील्ड है इसकी वजह से निकला। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वो लोकस निकालना है जहां पर ये जो पैरेलल हो लाइन ऑफ जॉइनिंग ए बी, लाइन ऑफ जॉइनिंग ए बी के पैरेलल हो। तो तरीका क्या होगा, आपको देखना है नेट फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब क्या करना है, हमें निकालना है कि जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है, लाइन ऑफ जॉइनिंग किसका अलोंग है, एक्स एक्सिस का अलोंग है। एक्स एक्सिस का अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होता है, एक्स एक्सिस का अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आपका आई कैप, तो ये हो गया आपका आई कैप, और मुझे इसके पैरेलल लेना है फील्ड को, मतलब फील्ड का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में क्या होगी, आई कैप होगी। और सभी आई कैप जो यहाँ पर हो या फील्ड के हो वो इसके साथ 90 डिग्री पर होंगे, और 90 डिग्री पर होंगे मतलब जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ई डॉट जे अगर आप निकालें तो ई डॉट जे कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। वैल्यू रखेंगे, जब मैं डॉट जे कराऊंगा तो आई कैप वाला फैक्टर छोड़ देते हैं, जे कैप वाले की बात करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2qy अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है वाई के बदला माइनस qy अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो माइनस क्यू को उधर ले जाएंगे, कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2qy 1/4 मैंने काट दिया हवा में, आप मैनेज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू उधर जाके प्लस का हो गया qy अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, इधर आएगा कितना होगा ये एम्प्लाइज 2 अंडर रूट दिस एक्स माइनस डी प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से कर देना यार, 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 1 में, कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि यहाँ पर मैंने कहा है यहाँ पर डिस्टेंस का क्यूब होगा, तो आपको क्यूब और लेके चलना है, वैसे हम रह गए थे। तो वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो आर डिस्टेंस यहाँ था कि रूट में आ गया, इसका होल क्यूब है, ठीक है, होल क्यूब। होल क्यूब है, ठीक। तो यहाँ पे क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, 2 को अंदर लेके जाएंगे 8 बन जाएगा, तो हमें लोकस मिल जाएगा, यही आपका लोकस है। और ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सॉल्यूशन गलत दे रखा, आप सोल्व करेंगे स्फेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो यही था आपका रिलेशन, और अगर आपको यहाँ आने के बाद आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन लाने की जरूरत नहीं, कॉम्पिटिशन में यही होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भी सॉल्यूशन लें। आपको जब कोई सॉल्यूशन आप ला रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने सही सॉल्व करा पर मैच नहीं कर रहा है, तो आपको जस्ट क्या करना है, कुछ पॉइंट वैल्यूज रख देनी है, और वैल्यूज रखने के बाद ये चेक करना है कि वो वैल्यूज ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन में जो ऑप्शंस दिए गए उनकी वैल्यूज से मैच कर रही हैं या नहीं। अगर मैच कर जा रही है तो वो आंसर होगा आपका। बहरहाल ये इसकी ट्रांजैक्शन होगी, आप सॉल्व करेंगे तो आपका स्फेरिकल शेप बन सकता है, ना भी बन रहा हो तो आप ऑप्शन से मैच कर लेंगे, क्योंकि एक्स और वाई के रिलेशन को ट्रांजैक्टरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, गुड। पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब, पता नहीं पढ़ाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो, एग्जाम में पता चलेगा वो तो। अगला क्वेश्चन ये आपका है टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर, गुड, टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर each of mass m are suspended from the same point by the silk thread। यहाँ सेम पॉइंट है, यहाँ सस्पेंड किए गए हैं, टांगे गए हैं, 2 इक्वली चार्ज स्फीयर हैं,
और चार्ज सेम होगा तो भाई साहब सेम होने की वजह से ही क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपल्सन की मैंने डिस्टेंस मान ली इनकी x है, रिपल्सिव डिस्टेंस यहाँ मान ली x। और जी पॉइंट रिलेटेड डिस्टेंस ऑफ l, ये l डिस्टेंस है, करेक्ट। अगर द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर इज x इज लेस देन l, x जो है वो बहुत 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 ही कम है, l मतलब कि है पर नहीं है। ओके हमें बताना है फाइंड द चार्ज dq over dt which the charge leaks each sphere in the approaches velocity a as v is equal to a upon root x। अगर v is equal to a upon root x डिस्टेंस से वो एक दूसरे से मैच कर रहे हो, आने की कोशिश कर रहे हो, तो हमें बताना है चार्ज किस रेट से लीक करेगा। क्योंकि हम जब दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज को पास लाएंगे तो उनके क्या होगा, चार्ज डेंसिटी में एक वेरिएशन क्रिएट होगा, चार्ज लीकेज होगा। हमें वो चार्ज लीकेज कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी दे रखी है v is equal to a upon अंडर रूट x, ये दे रखी है वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चार्ज का एक रिलेशन निकालना है। चार्ज का रिलेशन निकालने के बाद हम उसमें क्या डिफरेंशिएट करेंगे और वेलोसिटी अपने आप बन जाएगी चार्ज के रिलेशन में और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं टेंशन कितना क्रिएट होगा। टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, वेट है इसमें, मास दे रखा है क्या, मास दे रखा है तो वेट होगा नीचे की ओर mg आ गया वेट, और इसके कंपोनेंट ब्रेक होंगे, थीटा मान लिया इधर तो ये होगा t cos थीटा और ये होगा आपका t sin थीटा, आपका t cos थीटा और t sin थीटा एग्जैक्ट कितना ही होना चाहिए, t sin थीटा, t cos थीटा और t sin थीटा। ये कंपोनेंट फॉर्म आ रहा है आपको, ऐसे हैं कंपोनेंट, तो अच्छे से बना। ये सिल्क थ्रेड हो गया और ये आपका वो चार्ज बॉल रह गई, और टेंशन ये है तो ये अगर मैं ऐसे वर्टिकल इंटरसेक्ट कर दूँ इस तरीके से तो ये एंगल थीटा है, तो ये आपका ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और जब ये एंगल थीटा हो तो ये कंपोनेंट होगा t cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा t sin थीटा। बात करते हैं बैलेंस की, तो बैलेंस नीचे वेट mg करेगा बैलेंस t cos थीटा को, और आपका जो कूलॉम फोर्स है वो इससे बैलेंस होगा क्योंकि इधर की तरफ इसका भी t sin थीटा आ रहा होगा, तो t sin थीटा जो है रिपल्सिव फोर्स कूलॉम फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं एट बैलेंसिंग केस, एट बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंसिंग पॉइंट, अगर बैलेंसिंग पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे t cos थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है, t cos थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, बेस को, और t sin थीटा जो है वो बैलेंस कर रहा है किसे, कूलॉम को, एफ कूलॉम फोर्स। तो अगर आप क्वेश्चन 2 अकाउंट इक्वेशन थर्ड करेंगे एम्प्लाइज, तो आप निकालेंगे t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आ गया कूलॉम, कूलॉम लिखने की जरूरत नहीं, फोर्स तो वही है, अपॉन नीचे mg कितना हो गया, tan थीटा हो गया, एम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू एफ फोर्स अपॉन mg, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू फोर्स अपॉन, अब बात करते हैं tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। tan थीटा निकालने का तरीका आप देखो ध्यान से, tan थीटा का निकालें, tan थीटा होगा आपका लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक। ये पूरी डिस्टेंस x साइन कोस tan, इसे कहते हैं tan थीटा। tan थीटा मतलब लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये पूरा x हो गया, इस दर्शन को मैंने x/2 मान लिया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x/2 मान लिया। जब x/2 मान लिया तो यहाँ tan थीटा निकालो, कितना आ गया इसमें, tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है आप देखेंगे ध्यान से, तो इस ट्राइंगल के लिए एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, कितना है x/2, लंब कितना है x/2, तो यहाँ लिख दिया x/2। अपन आधार कितना है, आधार होगा ये वाला, और ये सेम होंगे बिकॉज ऑफ x इज वेरी वेरी लेस देन l। जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होता है तो ये डिस्टेंस सब सेम मान जाएंगे, तो ये l हो गया, ठीक है। तो लंब हमने देखा, लंब कितना हो गया भाई, लंब हो गया आपका यहाँ से एंगल के सामने लंब था x/2, एंगल के सामने लंब था x/2, परपेंडिकुलर x/2 हो गया, और आधार ये जो है ये l के ही इक्वल होगा, तो आधार l हो गया। मतलब tan थीटा की वैल्यू आप कहीं ना कहीं देखेंगे, ये l हो गया, ये चीज़ क्या हो, ये l हो गई, और ये हो जाएगा x/2l, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे आप x/2l, एम्प्लाइज कितना हो गया x/2l f/mg, तो ये आपके डिस्टेंस हो गई। अब हमें करने को क्या गया है कि अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रखो, लीकेज पूछा है ना, dq, बड़ी सीधी सी बात है, उन्होंने पूछा है dq और dt पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा, two small equally charged sphere each of mass m are suspended from the same point by the skill thread of length l, and the distance between the sphere x is very very less than l, find the rate of dq over dt पूछा है भाई। तो dq और dt में क्या करना है आपको, पहले फोर्स की वैल्यू रखनी, फिर डिफरेंशिएट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ये आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में बताकर, आई विल ब्रेक कंपोनेंट अगेन, दोबारा इसे देख लेंगे। बताओ कितना था, x/2l, फोर्स की वैल्यू कितनी थी, दोनों चार्जेस के बीच में सेम चार्ज था, 1/4 एप्सिलॉन, q1 q2 q², बीच की डिस्टेंस कितनी थी, x थी, हाँ x² अपॉन मास कितना है, वेट हो गया mg है, करेक्ट। चार्ज की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करो भैया, इसको ऊपर ही लिख लो,
तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कितना में एक्स इंटू एम जी, इस मल्टीप्लाई अपॉन 12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करो, हमें क्या निकालना है, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है ना, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चला गया बिल्कुल सही, एम जी एक्स स्क्वायर की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, एक्स क्यूब अपन नीचे कितना है 12 इक्वल टू कितना आ गया क्यू स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी करो, ये डिफरेंशिएट कितना आता है, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, छोड़ो इन्हें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी तो कॉन्स्टेंट है, पावर नीचे करी थी, पावर अंतर घट गया एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखें तो ये हो गया आपका, इसमें डिफरेंशिएट करा है एक्स को 3/2 अंडर रूट एक्स ए अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू रख दिया व्हाटएवर, तो आपको डिफरेंशिएट करना है कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी 3x स्क्वायर, पावर नीचे गिर गई 3 और पावर में से घट गया एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स ओवर डी टी, नीचे कितना है 2l इक्वल टू कितना है 2q डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू ओवर डी टी लीकेज निकालना है आपको, तो ये तो आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, काइंड ने डी वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल टू ए अपॉन रूट एक्स, एम्प्लाइज v इक्वल टू ए अपॉन रूट एक्स क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी बन गई, ए अपॉन रूट एक्स यहाँ रख देते हैं, रखो कितना बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी इंटू 3x स्क्वायर अपॉन 2l इंटू ए अपॉन रूट एक्स, ए अपॉन रूट एक्स इक्वल टू कितना है 2q डी क्यू ओवर डी टी। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिलेट करना है हमें इसे एक्स एम जी एक्स की वैल्यू रखी है ए अपॉन रूट एक्स 3/2 क्यू, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कितना आएगा, इसलिए इसमें ऐसा करा है कि हमने पहले स्क्वायर रूट लिया है, जब स्क्वायर रूट लिया है यहाँ से स्क्वायर रूट आएगा तो कितना है, इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से सोल्व करा है, सॉल्यूशन वालों के हिसाब से भी देख लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं बुक के हिसाब से, वैसे तो अपना आंसर ये आ गया डी क्यू ओवर डी टी है ना, डी क्यू ओवर डी टी, इन्होंने क्या करा पहले स्क्वायर रूट निकाल लिया, कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी का स्क्वायर रूट और ये 2l का भी स्क्वायर रूट आ गया, और ये x की पावर हो गई 3/2 इंटू क्यू, डिफरेंशिएट करा तो कितना आ गया, ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन 2l कॉन्स्टेंट आ गया, और यहाँ पावर नीचे गिर गई 3/2, पावर से घट गया, तो 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 1 2, 3 - 2/2, 3 - 2 का 1, 1/2, तो आपका अंडर रूट एक्स बचेगा ना, अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी, ये बचेगा इक्वल टू क्यू, यहाँ डी एक्स ओवर डी टी का मान रख दिया अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन 2l इंटू 3/2 इंटू अंडर रूट एक्स, और डी एक्स ओवर डी टी का मान कितना है, मतलब वेलोसिटी का मान कितना है, मतलब डी एक्स ओवर डी टी क्या होती है, डी एक्स ओवर डी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी एक्स ओवर डी टी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है अपॉन रूट एक्स, तो यहाँ रख दिया ए अपॉन रूट एक्स, और यहाँ हो गया क्यू, और डी क्यू ओवर डी टी का लगा, इसे क्या कर डी क्यू ओवर डी टी, जब डिफरेंशिएट करो तो डी एक्स ओवर डी टी या डी क्यू ओवर डी टी, तो ये इससे कट गया, एम प्लस अंडर रूट कितना गया, अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन 2l इंटू 3/2, और इंटू ये क्या चीज़ है, ये है ए अपॉन रूट एक्स, तो यहाँ पे ए बच गया इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू ओवर डी टू, तो ये आपका आंसर है, क्योंकि आंसर में वेरिएबल डिस्टेंस एक्स है ना, उसे एलिमिनेट करना, यहाँ भी आपका कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है, आप क्या करना है यहाँ पे डायग्राम से देखकर एक्स की वैल्यू रखनी है, जब आप लीग से हटकर कोई काम करते हैं तो वहाँ पे आपको खुद भी कुछ सोचना पड़ता है, जब हम अलग ही डायमेंशन, पहली बात तो हमारा उद्देश्य कभी भी जो है जो सॉल्यूशन दे रखा उसे मैच करने की कोशिश नहीं रहनी चाहिए, हमें अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली कोशिश करनी, फिर करने के बाद जो ऑप्शन है उस तक लाने के लिए आपको डायग्राम की हेल्प लेनी है, तो डायग्राम की हेल्प से आप एक्स की वैल्यू रखेंगे tan थीटा या अप्रोक्सीमेशन लगा के, और आपका यही चीज़ इसमें एलिमिनेट चेंज हो गया जाएगा, सेम थिंग है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपने, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल फील्ड से रिलेटेड, ओके, न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल, सही, गुड, देखते हैं इस न्यूमेरिकल को भी।
पर्टिकुलर क्वेश्चन न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक पार्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 में ही कह रहा है अ पार्टिकल हैविंग, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ए पार्टिकल हैविंग अ चार्ज -1.6 into 10 की पावर, a particle having a charge of 1.6 into 10 minus 19 coulomb enters the midway, मतलब electron midway between the plates of the parallel plate condensation. The initial velocity of the particle parallel to the plates, a potential difference 300 volt. पहले एक दो प्लेट दे लेते हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V = 300 वोल्ट। बहुत हल्के होते हैं सवाल, खाऊंगा डराने की जरूरत। Is applied to the capacitor plates, the length of the capacitor 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ओके सर, आगे बताइए। आगे है एंड दे आर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। आप लोग क्वेश्चन असाइनमेंट पढ़ लेना, ये कहना कैसा आ रहा है, पढ़ा तो यही होगा तभी भेजा है क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ द प्लेट्स। The mass of the particle is will not be able to come out of the plate. The mass of the particle is this. तो मास दे रखा है पार्टिकल का, तो चार्ज दे रखा है आपको कितना 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। फिर मास दे रखा है m = जो नॉर्मली होता है अलग दे रखा है पार्टिकल है 10⁻⁻24 किलोग्राम। ओके, तो हमें बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले बात तो इसमें चार्ज दे रखा है और डायग्राम भी दे रखा है आपका, इससे अच्छी क्या बात है। तो अगर आपका नेगेटिव चार्ज दे रखा है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का, तो बड़ी सीधी सी बात है, नेगेटिव नहीं दिया है, मेंशन नहीं करा नेगेटिव। इनने कहा पार्टिकल चार्ज होती है 1.6, नेगेटिव नहीं। तो आपको यहाँ से कोई चार्ज फेंका, पार्टिकल फेंका गया जिस पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, जब चार्ज पर साइन नहीं रखा हो तो पॉजिटिव चार्ज का जाएगा, तो इसके रिपल्सन की वजह से चार्ज नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। जब नीचे की ओर जाएगा तो किसी टाइम इसके कोऑर्डिनेट px, y मान लिए मैंने, x, y। तो x जो होगा वो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी x, और y जो होगा ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस होगी, तो ऊपर मान लीजिए नीचे मान लीजिए y, ठीक है। ये x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, y वर्टिकल डिस्टेंस होगी। आप देखें फोर्स कहाँ लग रहा है, जब फील्ड नीचे की ओर जाएगा, ऐसे फील्ड है, ऐसे फील्ड है, ऐसे फील्ड है, तो जब फील्ड नीचे है तो फोर्स भी इस पर नीचे लग रहा होगा। फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, F = QE, क्योंकि फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स इतना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार लगाना है चार्ज बराबर ध्रुवीयता में, एक बार लगाना है डिस्टेंस का फॉर्मूला और आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखें बहुत ही सिंपल, और सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे सॉल्यूशन। देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आपको लगाना है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी हॉरिजॉन्टल में, मान लिया v दे रखी है आपको, दे रखी है सर। स्पीड कैलकुलेट करनी है, umax कैलकुलेट करना है, तो ये हमें निकालना है। तो स्पीड को मान लिया umax अपॉन डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है x मान लिया, जो कि यहाँ दे रखी है। एंड तक पहुँचना है, जब हमें एंड तक पहुँचना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ, तो मैं यहाँ तक मानूंगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर की, पार्टिकल यहाँ तक पहुँचना है, जस्ट एंड तक। इन्हें बोला कि किस स्पीड से देखें कि जस्ट यहाँ तक पहुँचे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मान लिया, 10 को जरा मीटर में रखेंगे तो 10/100 से भाग करेंगे, 2 जीरो चला गया, 0.1 आएगा, ठीक। तो ये आ गया 0.1 अपॉन टाइम, मान लिया t टाइम तक पहुँचेगा, तो टाइम को इधर लाए कितना हो गया, एम्प्लाइज t = 0.1 अपॉन umax। तो ये आपका टाइम निकल गया, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल की बात। हम वर्टिकल की बात करेंगे, फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला S = ut + ½ at², S = ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपका, ये है u max ut + ½ at²। करो भाई, सोल्व कैसे करना है।
वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ये आपका मान लो यहाँ से मिड वे से फेंका गया। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है पार्टिकल हैविंग चार्ज इतना है सेंटर्स मिड वे बिटवीन द प्लेट्स, तो ये बीचों बीच से फेंका गया, मैं थोड़ा ऊपर बना दिया, तो ये 2 सेंटीमीटर लिखा है, इसका मतलब कहाँ है बीच में 1 सेंटीमीटर फेंका गया, तो वर्टिकल डिस्टेंस रखेंगे आप 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो 1 सेंटीमीटर आपने यहाँ रख दिया। एक को क्या कहते हैं 1/100, मतलब 1 यहाँ 0 लगाया 0.01 कहते हैं, यहाँ हो गया 0.01 इक्वल टू यू मैक्सिमम निकालना है। टाइम की वैल्यू हमें पता है, टाइम की वैल्यू कितनी 0.1 अपॉन यू मैक्स, 0.1 अपॉन यू मैक्स अपॉन प्लस हाफ, और जी ए कितना होता है एफ इक्वल टू एम में लगाओ, यहाँ पर एफ इक्वल टू कितना होता है एम में इक्वल टू क्यू ई, ए की वैल्यू कितनी आ गई क्यू ई अपॉन एम, तो यहाँ पर रख दिया आपने ए की वैल्यू रख दी क्यू ई अपॉन एम, और टाइम की वैल्यू रखिए कितनी 0.1 अपॉन यू मैक्सिमम स्क्वायर। तो आप देखेंगे चलो ये तो एक बार के लिए कैंसिल हो गया, क्यू की वैल्यू आपको पता है, फील्ड की वैल्यू पता है, ई इक्वल टू वी अपॉन डी से फील्ड निकल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेडियंट का, उससे फील्ड निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है रिलेशन, ई इक्वल टू वी अपॉन डी, तो ई इक्वल टू वी कितना है 300 वोल्ट है, और डिस्टेंस कितना है ऊपर से नीचे तक 2 सेंटीमीटर है, 2 से काटेंगे आपका क्या जाएगा फील्ड आ जाएगा। तो चार्ज हमें पता है, फील्ड हमें पता है, मास हमें पता है, बाकी जब हमें पता है, तो यू मैक्स आपका निकल जाएगा यहाँ से। ये आपका तरीका होगा सॉल्व करने का। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पैराबोलिक टाइप में या ट्रैजेक्टरी पर बेस्ड, तो आपको करना क्या है, एक बार आपको लगाना है, कोई सा भी क्वेश्चन लेना, कोई सा भी क्वेश्चन रैंडमली लेंगे आप, ऐसे ही सॉल्व होगा। एक बार क्या करना है आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है, फिर आंख बंद करके उस टाइम को यहाँ रख देना, बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ये तरीका रहा कैसे सॉल्व करा जाए ऐसे क्वेश्चन को। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपको करना क्या, पहले आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है। रीजन है उसके पीछे, जब फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे है, जब एक्सेलरेशन नीचे है तो एक्सेलरेशन नीचे वाले फॉर्मूले, जब डाउनवर्ड जाएंगे या अपवर्ड जाएंगे उस समय आपको ये फॉर्मूला लगाना है एक्सेलरेशन वाला। जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा तो इस डायमेंशन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो फॉर्मूला ये लगता है। तो इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये फॉर्मूला यहाँ क्यों लगा, यहाँ क्यों, भैया जहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता वहाँ लगता है, जहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता वहाँ ये लगता है फॉर्मूला है। चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र वहां लगता है जहां त्वरण ना हो, अदरवाइज लगेगा कौन सा ये वाला। तो ये आपका तरीका था, इससे आप आंसर ले आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ज्यादा कैलकुलेशन वाले गुणा भाग वाले क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जस्ट जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं कंपटीशन में, बड़ी सीधी सी बात है, 2 मिनट का एक सवाल होता है, 2 मिनट के एक सवाल में क्या तुमसे कोई रामायण पूछेगा, छोटी सी बात पूछेगा, बस उस टाइम वो बात पता नहीं होगी, मामला खराब हो जाएगा। ये पूछेगा छोटी सी बात, ये भी देख लें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये ट्रैजेक्टरी हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये है इन रोड से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए थिन स्ट्रेट रोड ऑफ लेंथ 12। ओके, एक रोड है, इसकी लेंथ है 12, कोई डाउट नहीं। कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q एट वैक्यूम, तो Q चार्ज इस पर पूरी तरह फैला गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द रोड सेंटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन coinciding with the road direction at the points lying outside there। तो यहाँ सेंटर से आपका कोई पॉइंट है, सेंटर से r डिस्टेंस पर, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट मानेंगे, लेंथ एलिमेंट को dx कहते हैं, dx मान समय ओरिजिन मानेंगे, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे x आएगा। यहाँ से हमने डिस्टेंस पूरी r मानी है, तो इस चार्ज एलिमेंट जिस पर dq चार्ज है उससे लेंथ होगी r में से, ध्यान देखेंगे ये पूरी कितनी r है, तो r में से x घटाएंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गई r माइनस एक्स। तो अगर मैं जनरल फॉर्मुलेशन लगाऊंगा फील्ड का, फील्ड पूछा, फोर्स पूछा है, पूछा क्या है इसमें पूछा है ए थिन स्ट्रेट रोड ऑफ लेंथ 12 कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q इज लोकेटेड इन वैक्यूम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड पूछा, खत्म कहानी। 12 है ना, माइनस एल से प्लस एल ले लो, कुछ नहीं है, नथिंग। लगाओ भैया फॉर्मूला, कितना होता है, डी इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना होता है dq अपॉन r स्क्वायर, ये होता है फील्ड का जनरल फॉर्मूला, ठीक है।
तो डी इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा डी एक्स 1/4πε0 इंटू चार्ज की वैल्यू होती है लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आप देखो चार्ज से डिस्टेंस कितनी है आर माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी होती कितनी है, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल होती है। कितना होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज, टोटल चार्ज कितना है क्यू और फिर लेंथ कितनी है 12, तो क्यू अपॉन 12 हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ लैम्डा की जगह रखो, सॉल्यूशन कर दो, आंसर आ गया। तो ये हो गया E इक्वल टू 1/4πε0, लैम्डा की जगह रख दे Q अपॉन 12, तो कितना आ गया यहाँ पर Q अपॉन 2L इंटू डी एक्स अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दिया माइनस एल से प्लस एल तक, Q अपॉन 12 कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, कितना आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन 2L बाहर आ गया और इंटीग्रेशन करना माइनस एल से प्लस एल तक, इसका डी एक्स अपॉन आर माइनस एक्स के होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जनरली इसका इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाएगा। कितना हुआ इसका इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन कितना होगा, करो वही पावर ऊपर ले आओ, माइनस का 1/r होता है। जैसे मान लो 1/x स्क्वायर का कर रहे हो इंटीग्रेशन, पावर ऊपर चली गई -2 के पावर में कर दे, पावर नीचे -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो माइनस का 1 अपॉन देख लो ना, x की पावर -2 + 1 कितना हो -1 नीचे -1 बचा, माइनस का 1/x, माइनस का 1/x आता है, ठीक है ये होता है माइनस का 1/x क्या आता है इसका इंटीग्रेशन। वैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा माइनस का 1/r - x, ये इक्वल टू कितना आ गया 1/4πε0 Q अपॉन 2L, ये हो गया माइनस का 1/r माइनस एक्स और लिमिट हो गई -L2 + L, लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन 2L इंटू अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट है माइनस का 1/r माइनस एल, लोअर लिमिट कितनी है माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस 1/r + L, L सम लेना सभी बच्चों को आता ही होगा। It is too typical working। रखो इसमें माइनस का आर और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एल भी आएगा, ठीक, और नीचे आ जाएगा एलसीएम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसमें इसमें कर दो, कितना है प्लस का आर माइनस एल, आर से आर कैंसिल, माइनस एल माइनस 12 आ गया। E इक्वल टू कितना आ गया 1/4πε0 Q अपॉन 2L इंटू माइनस का 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप जब बैलेंस करेंगे तो ये फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा हो, ये लिमिट की रिवर्सल हो, या तो ये फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा हो, ये लिमिट की रिवर्सल को मैनेज कर लेंगे आप लोग। फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो इतना ही आएगा 1/4πε0 Q अपॉन 12 हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया फील्ड का मैग्नीट्यूड, या तो वो डायरेक्शन को शो कर रहा होगा या लिमिट की रिवर्सल को। अब दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या सिचुएशन थी। तो ये था फील्ड निकालने का तरीका, आपको जिस लेंथ एलिमेंट लेना है उस पर एक लेंथ एलिमेंट पर चार्ज एलिमेंट आएगा, चार्ज एलिमेंट की वजह से आपको फील्ड कैलकुलेट कर देना, ये सिंपल सा तरीका था। अब देखते हैं बाकी चीज क्या पूछी है आप लोगों ने, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं शायद, थोड़ा हम पोटेंशियल पढ़ेंगे उसके बाद। सेल हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, फील्ड फ्लक्स, एक क्वेश्चन टेंशन से रिलेटेड पूछा है, तो दो क्वेश्चन होते हैं आपके डायरेक्ट। एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों ने, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस गुड, अच्छा क्वेश्चन देखने में अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या पूछ मारा तुम लोगों ने। ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग ले लो भैया आर रेडियस की, आगे बोलो, हैज अ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ +q, चलो जी +q चार्ज ले लिया, कंडक्टिंग रिंग है पूरे में फैल गया होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लो, कितना आ गया +q/2πr। ये तो सोच लो पहले ही, करने से पहले कि लगेगा ये। आगे क्या बोला गया, what would be the increase in the tension of the wire। अच्छा
इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ द रिंग, यहाँ पर अगर क्या कहा है, a thin conducting ring of radius r has the electric charge plus q, what would be the increase in the tension of the wire if a point charge plus q, small q is placed at the center of the ring. यहाँ पर प्लस क्यू रखेंगे तो कितना वायर में टेंशन आ जाएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा गया. बहुत शानदार क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंशन आएगा क्यों. टेंशन यूं आएगा कि अगर मैंने इसे चार्ज दिया है, कंडक्टिंग रिंग है, तो चार्ज इस पर पूरी तरह फैल गया होगा, और जब फैला होगा तो कहीं ना कहीं इसके एक लेंथ एलिमेंट लेने पर भी उस पर चार्ज आएगा. तो मान लिया उस लेंथ एलिमेंट पर चार्ज dq है, तो कहीं ना कहीं dq का मान जो होता है वो लैम्डा dx होता है. कितना होता है? लैम्डा dx. ये लैम्डा dx को ये लेंथ एलिमेंट dx मान लिया, यहाँ से आता है कि चौड़ाई है dx. ठीक है, ऐसे करके r d थीटा करके निकाल सकते हैं हम, बताओ r d करके निकाल सकते हैं. उसके बाद वाली अलग बात है. लैम्डा का मान रखें तो dq कितना आ जाएगा, लैम्डा का मान कितना है वो वहाँ देखो, q/2πr, q/2πr इंटू dx. ठीक. अब फोर्स निकालो, अब कूलॉम फोर्स लगाओ, दोनों के बीच में कितना कूलॉम फोर्स लगेगा, इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में. कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4πε0 q1 q2, तो ये हो गया dq और q अपॉन r². डिस्टेंस तो r है, उसमें कोई संदेह नहीं, r². ये फॉर्मूला कितना है, यहाँ आ गया F = आपका 1/4π, इधर का मिटा देता हूँ तो ये अच्छा हो जाएगा. बताओ कितना है आपका फोर्स. फोर्स आ गया F = 1/4πε0 dq/r². इक्वेशन नंबर 1. बात करते हैं टेंशन की. तो टेंशन की बात ऐसे कर लेते हैं, जैसे ही इससे रिपल्सन इंक्रीज होगा तो भैया ये वाला टेंशन ऐसे और ऐसे क्रिएट होगा. तो ये टेंशन T मान लिया, ये टेंशन T मान लिया. बात करते हैं कंपोनेंट की. तो कंपोनेंट में ये एंगल में अगर थीटा मान लूँ, ध्यान से देखेंगे, ये एंगल में अगर थीटा मान लूँ तो इसका सेंटर पे जो प्रोजेक्शन आएगा ये आएगा θ/2. डायग्राम अच्छे से बनाऊँ क्या, कंफ्यूज हो. क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो ये θ/2 है. क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं. ऐसा ले लो, सेंटर है, तो ये हो गया, ये मान लिया मैंने पूरा थीटा, तो ये हो गया θ/2. ठीक. अगर ये θ/2 हो गया तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये डायग्राम गंदा बन रहा है, दोबारा बनाना पड़ेगा. डायग्राम का पहला भाई. एक सर्कल, एक सबसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, सबसे पहले एक थिन कंडक्टिंग रिंग लेनी है. ओके सर. सेंटर हो गया, चार्ज क्यों दे रखा है, लेंथ एलिमेंट मैंने dl मान लिया था, जिसे मैंने यहाँ dx माना है, dx मान लिया. इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ मान लिया, ये है थीटा, एंगुलर डिस्टेंस थीटा मान लिया. और मैंने टेंशन की बात चली थी, टेंशन इधर लगेगा T और इधर लगेगा T, बिकॉज ऑफ इस चार्ज की वजह से रिपल्सन फोर्स लग रहा है. करना क्या है, इस एंगल को मैं मान रहा हूँ θ/2, आधे को. जब ये θ/2 होगा तो आप देखेंगे ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये θ/2 होगा, ये वाला, ये बना आप चित्र. अरे बात को नहीं समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो. ये एंगल θ/2 है, तो ये एंगल θ/2 होगा, ये वाला. इसको थोड़ा पीछे लेके जाओगे तो और अच्छे समझ में आएगा. लेंथ एलिमेंट छोटा होता है. दिक्कत ये आ रही है, मैं लेंथ एलिमेंट को छोटा करूँगा तो तुम्हें एंगल नहीं दिखता, और लेंथ एलिमेंट को बड़ा करूँ तो एंगल दूर भाग जा रहा है. तो भैया मैनेज थोड़ा करना पड़ेगा. θ/2 मान लिया भैया, कंपोनेंट तोड़ो, T cos θ/2, T cos θ/2. ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, T sin θ/2, T sin θ/2. ऐसे इसमें तोड़ो कितना आएगा, इधर की तरफ कितना आएगा, T cos θ/2, T cos θ/2. वर्टिकल कितना आएगा, T sin θ/2, T sin θ/2. तो 2 डायमेंशनल दोनों को जोड़ोगे T sin θ
तो ये बैलेंस करेगा किसे, ये बैलेंस वास्तव में करेगा इस फोर्स को, तभी टेंशन फोर्स से बैलेंस होगा। नेट टेंशन फोर्स कितना है, नेट टेंशन फोर्स है 2T साइन थीटा बाई 2, ठीक। और क्योंकि ये एंगल छोटा है तो फॉर लो एंगल के लिए साइन थीटा बाई 2 को इक्वल होता है, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2 इफ थीटा इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम है तब। तो यहाँ लेस है दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सिर्फ थीटा बाई 2 लिखूंगा मैं, थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना है टी इंटू थीटा। इस चीज़ को इससे बैलेंस करना है, इक्वेशन नंबर 2 मान है ना, ये नेट टेंशन है। इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड क्वेश्चन कहा गया, तो ये आपका टू डी थीटा बाई 2 आ गया, साइन थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2 डी थीटा से डी अपन दिया साइन डी थीटा बाई 2। अब एक चीज़ आपको ये चीज़ और करनी है कि अगर ये लेंथ एलिमेंट आपने डी में लिया है, डिफरेंशिएट करके स्मॉल में लिया है, जब आप लेंथ एलिमेंट छोटा लेंगे तो आपको एंगल भी डी में छोटा लेना पड़ेगा, तो ये डी थीटा होगा और ये डी थीटा बाई 2 होगा, ठीक। और ये भी डी थीटा बाई 2 में ही कॉम्पोनेंट टूटेंगे, तब ये स्मॉल जो मैंने स्मॉल कहा ये वेरी स्मॉल वाली बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डी वाली बात आ जाएगी डी थीटा बाई 2, ये बन गया डी थीटा बाई 2, यहाँ साइन डी थीटा होगा। तो अभी डी थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, डी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप आएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना होता है, एंगल डी थीटा बराबर चाप कितनी है, ये है डी एक्स अपॉन रेडियस कितनी है आर, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका इज इक्वल टू टी और ब्रैकेट में डी एक्स अपॉन आर, डी एक्स अपॉन आर, ठीक। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या है ध्यान से देखेंगे, ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करो, कितना आएगा टी इंटू डी एक्स अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का मान हमारे पास आ गया, डी क्यू का मान ये रख देंगे हम वहाँ पर, अभी क्या मान है कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर, कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स करेक्ट, ये डी क्यू का मान रख दिया, ऊपर क्या है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया और एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया, टेंशन टी इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। चार दिन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, सही तो आया नहीं, ठीक है। तो ये ज़्यादा को अटपटा हो गया, तो मैं एक बार इसे और जल्दी से कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार और देख लेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहता हूँ। थोड़ा स्पीच हो गई। क्वेश्चन ये था कि एक रिंग है और रिंग को दे रखा है प्लस क्यू चार्ज, और चुपचाप रखी हुई थी रिंग, तो मन में एक कीड़ा काटा, फिजिक्स वालों को कीड़ा काटता है बहुत, तो उन्होंने क्या करा कि इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू और बोला कि बताओ कितना टेंशन लग रहा होगा। और ऐसे ही करते हैं वो लोग, फिजिक्स वाले लोग चुपचाप रखी हुई चीज़ों से खुजाते हैं, और खुजाने के बाद वहाँ नए नए क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोबारा कर दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। एक चार्ज रिंग है और जिस पर चार्ज रखा है प्लस क्यू, चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी 2 पाई आर आएगी, किसकी वैल्यू है लैम्डा की। तो अगर हम लैम्डा डी एक्स निकालें तो वास्तव में हमारे पास क्यों आ जाएगा, क्यू की वैल्यू होती है लैम्डा डी एक्स, तो ये आ गया डी क्यू हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स। यहाँ मैंने लेंथ एलिमेंट ले लिया आपका डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स लेंथ एलिमेंट सेंटर का जो और एंगुलर ओरिएंटेशन में आता है, ये बना था डी थीटा। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, वो आएगा टी कॉस थीटा बाई 2, ये आएगा थीटा बाई 2 एंगल, वो कौन सा डी थीटा बाई 2, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे यहाँ भी आएगा वर्टिकल कितना टी, इधर वाला भी एक टेंशन होगा और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कितना डी थीटा बाई 2 पर कितना टी कॉस डी थीटा बाई 2, और वर्टिकल होगा टी साइन डी थीटा बाई 2। तो टोटल वर्टिकल टेंशन कितना होगा, टोटल वर्टिकल टेंशन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 टी साइन डी थीटा बाई 2, और देयर इज नो मैटर ऑफ सेइंग कि आपको यह उड़ाना है, थीटा बाई 2 बताना है, साइन उड़ाना है, कहने की जरूरत ही नहीं है। टी थीटा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण कितना है, ये है चाप कितनी है, चाप है डी एक्स, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या तो आ रही है, पूछने वाली बात ही नहीं। ये नेट टेंशन आ गई, इस नेट टेंशन को फोर्स से इक्वल करना है, एंड नेट कूलॉम फोर्स, नेट कूलॉम फोर्स कितना होगा भाई, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है कैपिटल क्यू जिसे हम ले नहीं सकते, तो लैम्डा डी एक्स लिखना पड़ेगा, लैम्डा डी एक्स अपॉन डिस्टेंस है आर स्क्वायर, लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, लैम्डा डी एक्स ये ना डायरेक्ट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख लो पहले,
डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर मान रखो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू का मान कितना है क्यू अपॉन 2 पाई आर, क्यू अपॉन 2 पाई आर, डी क्यू का मान कितना आ गया भाई, डी क्यू का मान आ गया क्यू अपॉन 2 पाई आर, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स भी उसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो और नीचे कितना है, नीचे डी क्यू का आर स्क्वायर, ये है टेंशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को इक्वेट करेंगे तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और आपका टेंशन आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था। सबसे अच्छी बात थी अप्रोक्सीमेशन। आप कभी भी यहाँ पर अपनी तरफ से करते या सॉल्यूशन ना पता होने के बाद करते खुद, तो आप साइन डी थीटा को डी थीटा लिखने से पहले सोचते कि लिखो या नहीं लिखो, वाली बात है। बाकी सब ये इजी था क्वेश्चन, ठीक। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की जो आपने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है ये आपका फील्ड से रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, वो नहीं आया तो बता देना, दोबारा कर लेंगे अगले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 3 चार्जेस Q माइनस Q एंड 2Q आर प्लेस्ड एट इतना इतना इतना। अच्छा जी, लो जी, ट्राइंगल 3 चार्ज ना, अपने आप ही ट्राइंगल बन जाएगा। एक्चुअली वो 3D में रखे पड़े ना, इसलिए कॉम्प्लेक्स लग रहा है। 3 चार्जेस हैं, एक है Q पर, Q है, दूसरा है माइनस Q और तीसरा है 2Q। पहले की वैल्यू है a, a, दूसरे की वैल्यू है a, माइनस a, तीसरे की वैल्यू है a, माइनस a, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट है a, बात खत्म। दूसरा है a माइनस a, करेक्ट बात। तीसरा है a माइनस a, ठीक। तो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, निसंदेह ट्रायंगल बना रहे हैं। हमें पूछा गया है कि कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन 2Q। नेट फोर्स 2Q पूछा गया है, कई तरीके हैं, सही है, निकालते हैं नेट फोर्स ऑन 2Q। तो हम यहाँ फोर्स का लगाएंगे वेक्टर फॉर्मूला। फोर्स का वेक्टर फॉर्मूला सबको याद है, अच्छी तरीके से याद होना। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का ये वाला वेक्टर, वो कैसे निकालेंगे। उसका तरीका क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में से ये कोऑर्डिनेट घटाओ, ठीक है। इसे चलो एक काम करो, स्टार्ट को 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, ठीक है। तो हम निकाल लें वेक्टर R12। तो वेक्टर R12 निकालने का तरीका क्या होगा, आप इसमें से घटाओ, a में से एक गया 0 आई, बात कर रहा हूँ, इसमें से घटाओ तो माइनस ए और माइनस ए, तो कितना हो गया माइनस का 2aj। ऐसे इसमें से घटाओ माइनस का 2ak, ये आ गया। इसका फोर्थ निकालना था, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला। ऐसे यहाँ पे R32 निकालो, क्योंकि इधर से फोर्थ निकालना है, ठीक। इसमें से इसे घटाओ R32 वेक्टर, ए में से गया 0, छोड़ो, माइनस ए में से माइनस ए गया, खत्म, माइनस ए और ये घटाया तो कितना है माइनस का 2a, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकाल। अब आपको फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच, तो फोर्स का वेक्टर फॉर्मूलेशन करना। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्मूला जैसे फील्ड का था वैसे ही करना है। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्मूला कैसा होगा, जैसे कि फील्ड का था r³ के टर्म में, वैसा ही होगा। कैसे, Q1 Q2 अपॉन r³ और नीचे डिस्प्लेसमेंट। देखेंगे कैसा होगा फोर्स फॉर्मूला, यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r³ इंटू वेक्टर r, ठीक। लगाओ भाई। तो पहले इन दोनों की वजह से फोर्स निकालते हैं। तो एम्प्लाइज नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स में डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन ले लिया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करी, Q कितना हो गया 2Q स्क्वायर अपॉन 2Q स्क्वायर के बाद क्या करना है, नीचे करना है मोड मैग्नीट्यूड जो है उसका क्यूब। तो पहले आप बताओ नीचे R12 के मोड का क्यूब, पहले तमीज से लिख देते हैं, बाद में करेंगे। R12 के मोड का क्यूब और यहाँ पे आएगा R12 वेक्टर प्लस, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आएगा इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्यू कितना आ गया माइनस का 2Q स्क्वायर। आगे चलते हैं, नीचे क्या है R32 के मोड का स्क्वायर, R32 के मोड का स्क्वायर, और आगे है R32 के मोड का स्क्वायर, R32 इसी क्वेश्चन है वैसे, क्यों आएगा ज़्यादा टिपिकल नहीं। मैग्नीट्यूड निकाल लो इनका, कितना मैग्नीट्यूड है भाई,
इसका मैग्नीट्यूड है 2a कितना है अंडर रूट 2 दूनी 4a स्क्वायर है ना, 4a स्क्वायर। जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना है 4 4 8 हो गया अंडर रूट 8a स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8, क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हैं ना। 8 को लिख दिया 4 दूनी 8 a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकाला 2 आ गया तो 2 अंडर रूट 2 a स्क्वायर निकाला a आ गया, 2 अंडर रूट 2 को होल स्क्वायर हो गया, ठीक है करेक्ट। यहाँ पर रखेंगे ये आ गया f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है r12 का होल स्क्वायर। r12 कितना है ये है 2 अंडर रूट 2a, ये हो गया 2 अंडर रूट 2 का होल क्यूब a, 2 अंडर रूट 2a का होल क्यूब, ठीक, माइनस 2q स्क्वायर। वेक्टर भी है यहाँ पे, वेक्टर कितना है वेक्टर r12 है, क्वेश्चन नहीं भूलना है, क्वेश्चन नहीं भूलना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में रखेंगे मुझे जगह ज़्यादा घेरेगा। तो ये क्या होगा 2q स्क्वायर, यहाँ भी कितना है 2q स्क्वायर और क्या है वेक्टर वेक्टर r12 है, ओके, माइनस 2q स्क्वायर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 2a ये कोई जरूरत ही नहीं है बोलने की, जरूरत ही नहीं है, 2a का होल क्यूब है, होल क्यूब, यहाँ भी होल क्यूब चल रहा है। वेक्टर कितना है r32 करेक्ट चल रहा है। अब हमें इसका होल क्यूब रखना है, वेक्टर को जोड़ देना, आंसर आ जाना और कुछ भी नहीं। चलो भैया होल क्यूब करके बताओ कितना आएगा, तो बताओ जी इसका होल क्यूब करेंगे 2 रूट 2 का तो कितना आएगा। बैठे बैठे आप पक गए होंगे, बताइए 2 रूट 2 का होल क्यूब कितना है, विवेक से लगा के बता ना। 16 रूट 2। तो इनकी तरफ से आवाज आए 16 रूट 2 भी देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 रूट 2 बचे हमारे पास, उनमें 3 में से 2 रूट 2 का प्रोपोज कराया तो एक 2 बनेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 रूट, करेक्ट बिल्कुल सही जवाब। तो ये आपका 16 रूट 2 हो गया। f इक्वल टू चारों तरफ खुशी का माहौल, 16 रूट 2 बताने के बाद ये हो गया आपका 2q स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, दोनों में से हटा लिया, बाहर आ गया 2q स्क्वायर और नीचे आ गया आपका 16 रूट 2a क्यूब, करेक्ट 16 रूट 2a क्यूब, बहुत बढ़िया जवाब। r12 वेक्टर कितना है, r12 वेक्टर ये है, इसे रखेंगे कितना है माइनस का 2aj कैप माइनस का 2ak कैप, करेक्ट, माइनस 2q स्क्वायर गायब हो गया है बाहर, ये तो बता ही सकती है दुनिया, 8a क्यूब आएगा यहाँ पे, नो डाउट 8a क्यूब। और r32 रखेंगे कितना है r32 माइनस का 2ak कैप, ये हो गया माइनस का 2ak कैप, करेक्ट रखा है। r32 है माइनस का 2ak कैप, वो तो आंसर मैच करने पता जाए कहाँ दुर्घटना हो चुकी है। f इक्वल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर। एलसीएम क्या आ रहा है अभी भाई बताओ, बताइए एलसीएम क्या आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहे हो। ए क्यूब पूरे ले लो एलसीएम, इसको लिखा ऐसे कितना है माइनस का 2aj कैप माइनस का 2ak कैप, और ये देखेंगे आप 8 दूनी 16 तो 2 जाएगा और रूट 2 रूट 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी और a क्यूब तो है ही, तो 8 दूनी 16 2 रूट 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 2 रूट 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 ak कैप, एम आई राइट, और माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही जवाब। इस पूरे में से 2 2 निकाल के बाहर लाओ और 2 दूनी 4 करके इस 4 को काट दो। f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर, 2 बाहर आ गया तो कितना आया था माइनस का aj कैप माइनस का ak कैप प्लस का 2 अभी बाहर गया है तो 2 रूट 2 ak कैप और नीचे है 16 अंडर रूट 2 a क्यूब। तो जरा सही से लिख लेते हैं, सही से लिखेंगे तो मिलेगा f इक्वल टू 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कह सकते हैं 16 अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और q स्क्वायर और नीचे a क्यूब और k कैप, और k कैप को कॉमन लेंगे तो पहले आएगा 2 रूट 2 ak कैप, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 रूट 2 ak कैप और माइनस का ak कैप माइनस का ak कैप और माइनस का aj कैप माइनस का aj कैप। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एम्प्लाइज f इक्वल टू 1/16 अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a क्यूब, कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन आ रहा है ak कैप, तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 और ak कैप कॉमन आ गया माइनस का aj कैप। हाँ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जंग में, बाकी वो जो पहला था वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा जो फंक्शन प्लॉट करना, ये इजी क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी बोलने से पहले आंसर मैच भी कर रहा है नहीं, कई बार ये होता है साइन मिस्टेक हो जाती है।
वैसे मिस्टेक नहीं होगी, इतने हमारी बहुत हेल्प करी आज। क्यू स्क्वायर अपॉन 16√2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू 2√2 माइनस 1 ए के कैप, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपने पूछे। अभी हम देखते हैं, टाइम बचा हुआ तो पोटेंशियल को भी डिस्कस कर लेंगे। टाइम कितना बचा है? 1.5 घंटा। अभी कितना टाइम हो गया? 1.5 घंटा हो गया। ओहो, फिर तो पोटेंशियल डिस्कस किया जा सकता है। बहुत सही टाइम पर हमने कंप्लीट करा, आधे घंटे में पोटेंशियल कंप्लीट करें। तो ये सारे न्यूमेरिकल थे जो आपके बीच में आपको लगा कि आपसे नहीं हो पाए, डिफिकल्ट थे। ऐसे ही आप असाइनमेंट को सॉल्व करते रहें और जो भी समस्याएं हमें लिख भेजें, हम उन्हें जैसे भी करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगली हमारी जो यूनिट है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, उसे बहुत अच्छे समझेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसी ऐसी नहीं है कोई है भाई, वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उदित जी आप भी ध्यान से समझें, आपके सिलेबस में भी जरूर है वो। एक्चुअली हमारे मैं आपको परिचय करवाता हूँ, हमारे जो कैमरे मैन है वो अपने आप में एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो एनडीए थोड़ा लो लेवल है और ये थोड़ा हाई लेवल चल रहा है, तो थोड़ा ऊपर से उड़ जा रहा है। कोशिश करते रहते हैं जितना भी उनके हाथ पाँव लगता है। तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आप पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान समझें। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यूनिट नंबर मैं भूल चुका हूँ, जो भी आप है एडजस्ट कर लें। यूनिट 3-4 होगा, अप्रोक्स यूनिट नंबर 4 होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, न्यू यूनिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इसे कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा, थोड़ा मैं 12 का हिंट देता हूँ, सबको समझ में आएगा। Q1 Q2 अपॉन R, ये सब पढ़ा, अगर पढ़ा होगा तो अगर पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्यों आता है और कैसे कैसे इसको भारी कर सकते हैं, और भारी क्या क्या चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी सिस्टम की होती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। किसकी होती है? किसी सिस्टम की होती है। जहां सिस्टम नहीं होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। सिस्टम कहते हैं कलेक्शन को, कैसे कहते हैं? सिस्टम कहते हैं कलेक्शन को। एक चार्ज रखा है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सिस्टम। वो अगर अकेला चार्ज कोई सिस्टम नहीं बना रहा है तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अगर दो चार्ज रखे हैं तो वो एक सिस्टम को बनाते हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ, अगर मैंने कहा एक चार्ज रखा है एक सिस्टम बनाने के लिए, दूसरा चार्ज लाओ, तो जब मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा तो होगा क्या? पहला चार्ज बोलेगा मुझे उसको नहीं बुलाना है, बिकॉज ऑफ इस पर पॉजिटिव चार्ज है और मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ माइनस के या पॉजिटिव किसी भी चार्ज को, तो उस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। उसके अगेंस्ट मैंने कहा इस बिंदु तक लाके एक सिस्टम बनाओ, इसके अगेंस्ट यहाँ पर लाऊंगा, तो उस सिस्टम को बनाने में जो मैं वर्क करूंगा उस वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उस सिस्टम की। इसका मतलब टू मेक अ सिस्टम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एनी सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी सिस्टम को बनाने में जो ऊर्जा लगेगी वो उसकी स्थिति ऊर्जा होती है। The energy required to make any system is called potential energy. Is called potential energy. Potential energy of the system. Of the system. तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। और उसमें बहुत सारे तरीके हैं पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्मुलेट करने के। 12th का अच्छा खासा डेरिवेशन है इन्फिनिटी में। पहले आप चार्ज एलिमेंट लो, फिर लाओ, उसे इंटीग्रेट करो, तो वो भी कर सकते हैं। पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कि क्योंकि हमें फॉर्मूले से हमारा लेन देन है, बाकी चीज़ों से लेन देन कम है, तो डायरेक्ट मैं बात करता हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं आप पोटेंशियल का फॉर्मूला। आपने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इक्वल टू W अपॉन Q, जहाँ मैंने आपको बताया था द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये बताया था। तो आपको क्या करना है कि ये Q का मल्टीप्लाई इससे कर देना है, इसे Q1 मानो, मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना आ जाएगा? V इंटू Q1 इक्वल टू W। ठीक, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल का Q2 अपॉन R होता है। तो ये आगे क्या है? Q1। तो वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आ गया एम्प्लाइज W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। Q1 Q2 अपॉन R, इसी वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एम्प्लाइज U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसको आप अगर आप 10 पेपर में करना चाहें 10 पेपर में कर लें, 3 लाइन में करना चाहें 3 लाइन में कर लें। ये फॉर्मूला यहीं से आया। जिस पॉइंट पर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल चीज, जिस पॉइंट पर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है उस पर पोटेंशियल पता हो और अपने चार्ज की गुणा कर दें, उस पर पोटेंशियल पता हो और अपने चार्ज की गुणा कर दें, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा और उस वर्क डन को ही कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मान लीजिए कोई ट्राइपोलर सिस्टम, मतलब तीन चार्ज वाला कोई सिस्टम जिस पर 3 चार्ज रखे हुए हैं। ऐसा एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है यहाँ Q2 और एक चार्ज है यहाँ Q3, और हम कह रहे हैं भैया इस चार्ज का
इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करा हुआ है, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कहना क्या जा रहा है और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है। अगर इस चार्ज का नाम Q1 माना है, मैंने इसे Q3 माना है, इसे Q2 माना है, तो इसको मानता हूँ मैं Q1 Q2 R12, क्या मान लो R12, इसे मान लिया R23, इसे मान लिया R31, ये डिस्टेंस है इनके बीच के ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0, क्या होता है उदित? Q1 Q2 upon R। करेक्ट, लगाओ इनके बीच में लगाओ, U इक्वल टू कितना गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस इसके बीच में लगा 1/4πε0 Q1 Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस यहाँ बता 1/4πε0 Q3 Q1 यहाँ Q1 Q3 लिखूंगा मैं, तो Q1 Q3 अपॉन R31। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कॉमन लो कितना बचा 1/4πε0 कॉमन आ गया, तो आ गया Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 और आप अपॉन कितना आ गया R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R31। तो ये एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए अगर जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं U इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू कैपिटल N पॉइंट चार्ज के लिए, और J इक्वल टू 1 टू कैपिटल N QJ अपॉन RIJ। ये समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखेगा। 1 रखो क्योंकि 1 से n तक है, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा Q1, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 2, ऐसा करके Q1 Q2 सारी चीज आ जाएंगी इसके अंदर। एक प्रॉब्लम ये आएगी जब आप रखेंगे कॉम्बिनेशन में, क्योंकि n सीरीज है ना, तो जब आप रखते हुए चलेंगे तो आपको Q1 Q2 मिलेगा और आगे कहीं ना कहीं Q2 Q1 भी जुड़ रहा होगा। आप समझ रहे बात को, आगे जब जोड़ते जाएंगे आपको तो Q1 Q2 मिलेगा और कहीं ना कहीं Q2 Q1 भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 है ये I का मान है और यहाँ पर 2 है ये भी I का मान है, तो आगे जरूर मिलेगा निश्चित तौर पर ये 2 बार नहीं लेने हैं, ये 1 बार लेने हैं और ये 2 बार आ रहे हैं, तो ऐसे सभी को हम 2 से भाग कर देंगे। तो समेशन फॉर्मूला लगाते समय आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए फॉर्मूला था और यहीं से हम आगे बढ़ते बढ़ते कठिनाई की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। अगर ये सिस्टम कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको करना क्या है कि आपको ध्यान से पहले देखना है कि सिग्मा कहते हैं किसे हैं। सिग्मा को डिस्क्रीट में सिग्मा कहते हैं और कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन कहते हैं। सिग्मा एस से सिग्मा एस सिग्मा SIGMA सिग्मा, इस वाले एस को थोड़ा अच्छा करके लिखो सिग्मा। जबरदस्ती इंटीग्रेशन बनाने की कोशिश की जा रही। कुल मिला के डिस्क्रीट में सिग्मा कहते हैं और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इंटीग्रेशन कहते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत मजे की चीज़, मजे तो पता नहीं आएगा नहीं है, जो पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं उन्हें आएगा। देखो मैं जो दिखाना चाहता हूँ, ये आप आई ले लो समीशन के साथ और आई वाली चीज़ ले लो, ऐसे ले लो, कितना बचेगा U इक्वल टू कितना बचेगा 1/2, क्या बोला जबरदस्ती क्या कर रहे हो फॉर्मूले के साथ 1/4πε0 भी तो है, कहाँ है कॉमन। ओ गुड, वेरी गुड, ये बच्चे ने आज बहुत बड़ी बात कर दी, आज इनने अपना होना साबित कर दिया। पृथ्वी पर इसका जन्म जो है सार्थक हो गया, अस्तित्व में। बिल्कुल सही जवाब, 1/4 आ गया, करेक्ट। तो ये लिखो यार, पहले ऐसे नहीं छोड़ सकते, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। फिजिक्स की दुनिया में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले 1/4 तो बोलता ही हो, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो क्या कहना चाह रहा था मैं, क्या कहता हूँ देखो, इसे से ले लो समेशन कितना है I इक्वल टू 1 टू कैपिटल N QI अपॉन RIJ, QI अपॉन RIJ, और यहाँ I इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखो आप, मैंने इतना ले लिया, बचा क्या यहाँ पर QJ और बचा, ठीक है QJ बचा ना। तो आप ध्यान से देखें, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या कहता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, यही तो होता है। तो ये देखो 1/4πε0 Q अपॉन R, ये एक तरीके से पोटेंशियल है। और अगर मैं पोटेंशियल को फाई से डिनोट कर दूं, अगर मैं पोटेंशियल को फाई से डिनोट कर दूं तो 1/2 पोटेंशियल को फाई R कह दिया मैंने, तो ये QJ बचेगा और समीशन और लगा लो, ऐसा कर लो सिग्मा I इक्वल टू 1 I नॉट इक्वल टू J कैपिटल N, ये हो गया फाई R और यहाँ QJ। तो ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
तो अगर इसी चीज को मैं जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कह रहा था, अब लिखिए आएगा तो एम्प्लाई नाउ फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला बनेगा, आपको जस्ट इंटीग्रेशन लगाना है। U इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन, लगा दे इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या करना है आपको, ये पोटेंशियल रखना है और चार्ज की जगह क्या डेंसिटी रखनी है, तो ये आ जाएगा रो आर, फिर रखा जाएगा फाई आर और यहाँ आ जाएगा डीवी, ठीक, रो आर फाई आर डीवी, वॉल्यूम चार्ज इंटीग्रेशन रखा जाएगा। तो आपको पूरे स्पेस में आपको पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल है, ये आपका तरीका होता है, ठीक। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले को हम आगे ले जाएंगे फील्ड पर बेस करके, तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको फील्ड पर बेस करके ले आना है, तो क्या करना पहले, तो ये आपका क्या था डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए था, आपको पता होना चाहिए, और ये आपका क्या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले को हम और अच्छा करते हैं, वी नो दैट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है भाई, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, गुणा करो कितना आएगा, गुणा करो बताओ कितना है, ब्रैकेट थोड़ा अच्छे से बनाओ, बनेंगे अभी भी वैसे ही। तो अब क्या करना है, रो की वैल्यू पुट करना है, तो डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई इधर करें तो कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई और बराबर क्या बचेगा, डेल डॉट ई एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई इक्वल टू रो बच गया, करेक्ट। अब जरा रो वाले भैया इस रो को यहाँ पर रखो, कितना बचेगा रो की वैल्यू, बोलो कितना बचेगा, एम्प्लाइज यू का मान जो बचेगा वो जाएगा u इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल रो आर का मान कितना है, रो का मान कितना है, रो का मान है एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, हो गया एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, करेक्ट, और आगे फाई आर इंटू डीवी, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ और इसे आगे तक सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें असली वाला फॉर्मूला लाना है, जो फॉर्मूला है वास्तव में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बताइए कितना आया, एम्प्लाइज u इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई और आगे है फाई आर इंटू डीवी, इस चीज को लेके चलना है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, u इक्वल टू कितना आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल फाई आर डेल डॉट ई डॉट डीवी, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी ऑल्सो नो, ये लिखते रहना चाहिए, वी ऑल्सो नो, वी नो दैट, भले से ना पता हो, शोभा बढ़ाते हैं डेरिवेशन। तो आपके पास अगर डाइवर्जेंस कहीं लिखा हो, एक थ्योरम है बहुत अच्छी थी, और के वेक्टर हो, तो आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ किसी वेक्टर फील्ड का अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना हो तो तरीका क्या होता है, ये क्या है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, बहुत ही ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ध्यान से। पहली बार में पहला बार, दूसरे का डाइवर्जेंस, सिंपल सी बात, प्लस दूसरी बार में दूसरा बार और पहले का डाइवर्जेंस, ध्यान से देखेंगे, पहली बार में पहला बार, दूसरे का डाइवर्जेंस, तो ऐसी दूसरी बार में दूसरा बार, पहले का डाइवर्जेंस नहीं होगा, क्योंकि ये स्केलर है। डाइवर्जेंस किसका होता है, वेक्टर का। फिर देखेंगे पहली बार में पहला बार, दूसरे का डाइवर्जेंस प्लस दूसरी, पहली बार में पहला बार, दूसरे का डाइवर्जेंस प्लस दूसरी बार में दूसरा बार, पहले का ग्रेडियंट। क्या बात कह दी वाह, पहले का ग्रेडियंट। भाई साहब फ्लो में तो हम लोग करने जा रहे थे डाइवर्जेंस ही, और मजबूरी क्या कहती है, मजबूरी कहती है कि स्केलर वेक्टर का ध्यान रखो, स्केलर वेक्टर का ध्यान रखो। तो करा क्या हमने, पहली बार में पहला बार, दूसरे का डाइवर्जेंस, दूसरी बार में दूसरा बार, पहले का ग्रेडियंट। क्या बात कह दी वाह। अब निकालना में क्या है, हमें निकालना है इसका मान, एक स्केलर फंक्शन हो और डाइवर्जेंस का इंटीग्रेशन हो रहा हो, मतलब यही चीज है, ये निकालना है। तो इस चीज को इधर ले आओ, कितना है, डेल डॉट के वेक्टर ए, इस चीज को ला रहे हैं इधर, माइनस का ए, और ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ के, ठीक, बराबर कितना आ गया, के डेल डॉट, ये तो बचा, देखो, अरे इस चीज को इधर ले आया बस। अब के क्या है, के है पोटेंशियल, और ए क्या है, ये है फील्ड। लगाओ भैया कितना बचेगा, डेल डॉट पोटेंशियल लग दिया फाई आर, और जो है ए कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
माइनस ये क्या है, ए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पोटेंशियल के क्या है फाई आर, और के क्या है फाई आर, और ए क्या है फील्ड है। देखा, ये चीज है जो मैंने इसका मान निकाल दिया, ये मान आपको फटाक से इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दो बस। ये मान रखना आपको, सिंपल से रखना। कैसे, देखो ये तो नोट ही कर लिया, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो ये रखना ऐसे है कि यार ये मान रखना है आपको, यहाँ रखो कितना हो जाएगा, एम्प्लाइज यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, इसका मान है ये कितना है बताओ भाई, डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर वेक्टर ई माइनस वेक्टर ई डॉट डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक, अब इसे ऑपरेट करना है, क्या ना क्या चाह रहा है। तो अब एक एक इंटीग्रेशन को आप सेपरेट कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा क्या ना क्या चाह रहा है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि डाइवर्जेंस जो ऑफ ई ये लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ इस फंक्शन का, ये वेक्टर फंक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे इसे ऐसे करके तोड़ेंगे, डेल डॉट फाई आर और यहाँ पर ई और ये डी वी और माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर डॉट डी वी। तो ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है और डाइवर्जेंस लगा हुआ है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे लगाना आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ पर लगाना है आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम चुटकी बजाते ही वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम में बता देती है, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम में पहुंचा देती है, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम में बता देती है। अब हमें वॉल्यूम से सरफेस में लाना है, तो वॉल्यूम सरफेस में लाने के लिए डाइवर्जेंस हटा दो सिंपली। तो एम्प्लाइज कितना है, u इक्वल टू आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डाइवर्जेंस हटाया तो कितना बचा फाई आर, और ये बचा वेक्टर e डॉट डी एस माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन e डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई आर और ये dv। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, असली फॉर्मूला लाना है हमें आज। ठीक, तो ये है आपका असली फॉर्मूला है। यहाँ तक लाने के बाद क्या है, ये एम्प्लाइज u इक्वल टू कितना आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल फाई आर वेक्टर e डॉट डी एस और माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वेक्टर e डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई आर इंटू डी वी। अब आप देखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। फॉर लार्ज डिस्टेंस अगर बहुत दूरी पर हम जाएं तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल वैनिश, मतलब जो पहला पद है वो गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि सरफेस जो होता है वो आर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम जो होता है वो आर क्यूब होता है। और बहुत ज्यादा दूरी पर आप मान रखेंगे तो अनंत की घात 3 अनंत की घात 2 से बड़ा ही होगा, भले से वो कुछ भी हो। तो ये बड़ा होगा तो ये डोमिनेट करेगा, तो इस चीज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे तो गायब करो कितना बचा, एम्प्लाइज u इक्वल टू कितना बचा माइनस के 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन वेक्टर e डॉट डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर और dv। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आपका ग्रेडियंट ऑफ फील्ड में रिलेशन क्या होता है, e इक्वल टू माइनस ग्रेड v होता है, पढ़ा होगा आपने। e इक्वल टू क्या होता है, e इक्वल टू होता है माइनस के ग्रेड v, माइनस के ग्रेड v। तो ऐसे लिख सकते हैं इसे e इक्वल टू माइनस का ग्रेड फाई। तो e इक्वल टू माइनस का ग्रेड फाई, क्योंकि फाई ही तो पोटेंशियल है ना, जब फाई ही पोटेंशियल है तो आप e इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई रख सकते हैं यहाँ पर। ये मान आप यहाँ रखो, बताओ कितना है, समझा रहे हो। तो आप हल्के से रखेंगे कितना बचेगा, ये वैल्यू रखनी है आपको, माइनस का पोटेंशियल रखना है। क्या रखना है, माइनस का पोटेंशियल, माइनस के ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मान कितना है, माइनस के ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मान कितना है, वो मान है वेक्टर ई। तो रखो यहाँ पर कितना बनेगा, एम्प्लाइज u इक्वल टू बना 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वेक्टर ई और इसका मान रख दिया हमने, देख लो आप, माइनस के ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, माइनस के ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मान है वेक्टर ई। तो यहाँ पे हो गया e डॉट dv। तो एम्प्लाइज आपका बच गया u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल e स्क्वायर dv।
ई स्क्वायर डी। तो ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला है। और अगर आप यूनिट के लिए निकालना चाहते हैं, फॉर यूनिट वॉल्यूम, अगर आप यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना चाहते हैं, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तो आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम को नीचे लाना है। तो जब इस वॉल्यूम को नीचे लाएंगे आप, जब आप इस वॉल्यूम को नीचे लाएंगे, तो इस वॉल्यूम को नीचे लाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम आएगा। तो कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम कहते हैं पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी। तो पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, कैपिटल यू अपॉन वी को कहते हैं पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी, जैसे स्मॉल यू शो करते हैं, एम्प्लाइज स्मॉल यू बराबर हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैसा है मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, फील्ड कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से आपका पूरा वॉल्यूम बनेगा। उस पूरे वॉल्यूम को आप नीचे लाएंगे तो u अपॉन कैपिटल V को कहते हैं स्मॉल u। तो एम्प्लाइज आपका बन जाएगा स्मॉल u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आ गया आपका फील्ड का फॉर्मूला। तो ये पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला होता है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, u इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल नॉट ई स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन इंटीग्रल ई स्क्वायर dv। ये फॉर्मूला आपका लगेगा हमेशा। जो हम 12th में पढ़ते हैं वो असली फॉर्मूला नहीं होता, 1/4 नॉट Q1 Q2 अपॉन R, वो नहीं, वो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए, असली तो है पर डिस्क्रीट के लिए। तो कंटीन्यूअस के लिए क्या होगा, u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई स्क्वायर dv, एम्प्लाइज u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ई स्क्वायर dv। ये फॉर्मूला है। और कल हम पढ़ेंगे इस पर बेस न्यूमेरिकल और आगे के थीम्स की स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन या कंटीन्यूअस चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।